हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आर्यू मानुषी स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके 2022 अक्टूबर से लेकर जनवरी 2023 तक के जो आपके एग्जाम हुए, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, वनपाल हो, सीएटी हो, उनमें जो प्रश्न पूछे गए राजस्थान जीके के, वो प्रश्न लाए हैं जो आपके पहली बार पूछे और लगभग बहुत से अभ्यर्थियों को नहीं आए हैं। तो इनको देखना बहुत आवश्यक है। और इन प्रश्नों की अभी तक कोई भी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, तो हमने इनको ढूंढा है। यानी कि आपको पहले बताया है कि इनका आंसर ढूंढना पढ़ाने से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। फिर भी आप देखिए, आप एक एक प्रश्न को देखिए और अपनी जो तैयारी है, यानी कि आपका इस बार उद्देश्य होना चाहिए कि ये लास्ट एग्जाम हो आपका, और हम भी ये चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल स्ट्रांग हो। देखो किस तरह से आपके प्रश्न पूछे गए। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहां पर हुआ था? यानी कि अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहां हुआ था 1925 में। पहले इसके आंसर 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके पेपर में। एक क्वेश्चन था वनपाल भर्ती परीक्षा का, ये था भरतपुर, पुष्कर, सीकर, नागौर। अब इसके आंसर आप दोगे, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके अधिकांश आंसर, जितने भी आपके कठिन प्रश्न होते हैं पेपर में, उसका आंसर उतना ही सिंपल होता है। इसका आंसर था पुष्कर, यानी कि 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन पुष्कर में हुआ था। आपको पता है राजस्थान में एकमात्र जाट रियासत थी, वो भरतपुर थी। और आपको पता है कि जाट का नाम सामने आते ही हमारे सामने सीकर का नाम आता है, तो अपन सीकर पर ही टिक करते हैं। लेकिन इसका अधिवेशन 1925 में पुष्कर में हुआ था। अब आप देखोगे भरतपुर, सीकर, नागौर तीनों जिले हैं, केवल एकमात्र आपके पुष्कर कोई जिला नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा था? पुष्कर। आपके पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि चारण चर्चाएं क्या है, तो उसमें आपके अलग अलग था, केवल एक करनी माता का जो गीत थे वो उसमें दे रखे थे। यानी कि अधिकांश आपके अगर कोई कठिन प्रश्न रहेगा जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, तो उसमें 3 ऑप्शन तो समान रहेंगे। या तो आपके जिले रहेंगे, जिस तरह से आपके जिले हैं, 3 ऑप्शन बिल्कुल समान रहेंगे और एक ऑप्शन आपके गलत रहेगा। तो जैसे ही आपको बता देता हूं मैं इसके बारे में। जैसे 1925 में जो अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन पुष्कर में हुआ, इसकी अध्यक्षता भरतपुर के शासक करशन सिंह के द्वारा की गई। करशन सिंह आप जानते हो एक था, और आपके करशन सिंह मेवाड़ में जो आपकी बिजुला किसान आंदोलन हुआ था उस समय 1931 में राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा की, यानी कि इसकी स्थापना होती है। कब? 1931 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसका प्रथम अधिवेशन, ध्यान रखना, इसका स्थापना तो 1931 में हुई, लेकिन इसका प्रथम अधिवेशन सीकर के पलसना नामक स्थान पर 1933 में हुआ। अब इसका जो अधिवेशन हुआ पलसना में, तो इसके बाद में इसमें यह निर्णय लिया गया कि ये एक महायज्ञ का आयोजन करेगी। कौन? जाट क्षेत्रीय सभा, क्योंकि आपके यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। यानी कि 1934 में फिर जाट प्रजापति महायोग का आयोजन किया गया 1934 में। इसी अधिवेशन में 1933 के अधिवेशन में ये तय किया गया था, और इसकी अध्यक्षता ठाकुर देशराज के द्वारा की गई थी। तो 1934 में जाट प्रजापति महायोग का आयोजन किया गया। इसके बाद में आपके दूसरा क्वेश्चन था, कौन सी आंतरिक अफवाह की नदी है? यानी कि आपके कौन सी आंतरिक अफवाह की नदी है, नहीं है, यहां पर आपको ध्यान देना है। देखो इसमें 4 ऑप्शन थे, मासी, मिटड़ी, सुकड़ी और साबी। ठीक है। अब मुझे इसका आंसर इस तरह से याद है, क्योंकि मुझे मासी की याद है, क्योंकि मासी मुझे पता था कि मेरी मौसी बुरी है, जिसमें मैंने एक ट्रिक था कि मेरी मौसी क्या है, मौसी क्या है, बुरी है, मौसी बुरी है। तो मैंने बना रखा था मौसी से मासी नदी, बुरी से ब से बनास नदी। यानी कि मुझे पता था कि मासी नदी बनास की सहायक नदी है, और मेटड़ी और सुकड़ी लूनी की नदी है, क्योंकि डी जिनके पीछे आता है वो अधिकांशतः लूनी की सहायक नदी है। तो मुझे तीनों ही कंफर्म याद थे कि ये तीनों तो सहायक नदियां हैं दूसरी नदियों की। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था आंतरिक अफवाह की नदी है, तो मुझे लगा जब आंतरिक अफवाह की पूछ रहा है तो ये तीनों तो मासी, मेटड़ी, सुकड़ी तो दूसरी नदियों की सहायक नदी है, यानी कि आंतरिक नदी नहीं है। तो एक ऑप्शन मुझे पता चल गया कि साबी नदी ही हो सकती है, और इसका आंसर क्या है? साबी। अगर साबी की बात करें तो साबी आपके सेवर के पहाड़ों से निकलती है, और आपके जो जोधपुरा सभ्यता है, जोधपुरा कहां पर है? आपके जयपुर में है। जोधपुरा सभ्यता आपको यह भी पता होना चाहिए कि जोधपुरा लौह युगीन सभ्यता है। कौन सी युगीन? जोधपुरा लौह युगीन सभ्यता है। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है,
मैंने यहाँ पर लूनी की नदियां इसलिए लिखी है यहाँ पर कि आपको ध्यान रहे, क्योंकि आपके फिर पूछेगा। कैसे पूछेगा? क्योंकि आपकी जो साबी नदी है, एक नदी और है सागी। कौन सी? सागी। इस सागी और साबी पर ध्यान रखना। कौन कौन सी? एक तो है आपके साबी और एक है आपके सागी। तो सागी तो लूनी की सहायक नदी है। जैसे बात करें, लूनी की लीलड़ी है, बाडी है, सुकड़ी है, मिटड़ी है, जवाई है, और आपके एक जो आपके बात करें दाएं ओर से जोलड़ी नदी लूनी में मिलती है। अगर बाडी की बात करें तो राजस्थान में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो वो बाडी आपके मानी गई थी। इस तरह से आपको क्वेश्चनों पर देखना है। आगे बात करें, तीसरा, भीलवाड़ा में 1944 में, ठीक है, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? 1944 में। तो 1944 में भीलवाड़ा, अब मुझे पता है कि भीलवाड़ा उस समय मेवाड़ रियासत में आता था, यानी कि बिजोलिया में आता था। तो बिजोलिया से संबंधित कौन थी? तो पहले नारायणी देवी, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री यानी नारायणी देवी वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की जो पत्नी थी, कौन? नारायण देवी। इसका आंसर है, क्योंकि जो माणिक्यलाल थे मेवाड़ के गांधी न्याय से संबंधित थे, तो इन्होंने नारायणी देवी ने यहाँ पर भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की थी। और आपको भी पता है कि नारायणी देवी से संबंधित आपको 2 फैक्ट और याद करने हैं जो आपके पूछे जाएंगे। नंबर 1, ये यहाँ पर लिख दिया 1942 और 1952। 1942 में क्या हुआ था? 1942 में नारायणी देवी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, इनकी पुत्रियों के साथ। ठीक है, किनकी पुत्रियों के साथ? नारायण देवी वर्मा की पुत्रियों के साथ इनको गिरफ्तार किया गया था। यानी कि राजस्थान की वो महिला कौन सी थी जिनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो नारायणी देवी वर्मा को गिरफ्तार किया गया था। और 1952 में डूंगरपुर में, यानी कि 42 और 52 दोनों ध्यान रखना, 1942 1952 10 साल का अंतर है। तो 1952 में इन्होंने डूंगरपुर में कन्या छात्रावास की भी स्थापना, यानी कि बालिका छात्रावास की भी स्थापना नारायण देवी वर्मा ने की थी। इसके बाद में दूसरी है अंजना देवी चौधरी। इससे ये आरएस में आपके प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने, यानी रियासतकालीन प्रथम महिला कौन थी जो जेल गई थी राजस्थान की? तो वो थी अंजना देवी चौधरी। अगली है रतन शास्त्री। आपके इसी क्वेश्चन में आपके ऑप्शन थे, तो मैंने हर क्वेश्चन से हर ऑप्शन से आपके प्रश्न बनाने की कोशिश की है, और हर क्वेश्चन से आपके अगला प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि मैंने कोशिश की है कि बाहर से आपकी जो है ना खाल निकालने की, यानी कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं एग्जामिनर आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, और इन क्वेश्चनों को मैं आपके ऐप में जो हमारे अंतिम रिविजन कोर्स है उसमें भी डाल दूंगा। इसके बाद में 1900 रतन शास्त्री की बात करी, लाल शास्त्री की जो पत्नी थी, जीवन कुटीर उद्योग। तो रतन शास्त्री को सर्वप्रथम, राजस्थान की प्रथम महिला थी रतन शास्त्री, जिनको सर्वप्रथम पद्मश्री भी दिया गया और पद्म भूषण भी दिया गया। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? रतन शास्त्री, जिनको पद्मश्री भी दिया गया और पद्म भूषण भी दिया गया। एक क्वेश्चन थे। इसी तरह सफेद मेमने और पत्तों की बिरदारी, सफेद मेमने और पत्तों की बिरदारी किसके उपन्यासकार है? इस बार आपके देखा गया है कि इस बार जो आपके साहित्य की जो पुस्तकें पूछी जा रही है वो सबसे हटकर पूछी जा रही है, और बिल्कुल ऐसी पूछी जा रही है जो हमने कभी नहीं पढ़ा। तो मैंने इस बार जितने पेपर देख रहा हूँ उसमें ये ही मालूम चल रहा है कि जो आपकी किताबें पूछी जा रही है, जो साहित्य की पुस्तकें पूछी जा रही है, बिल्कुल हटकर पूछी जा रही है। तो इस बार भी पूछा गया आपके कि सफेद मेमने और पत्तों की बिरदारी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? तो ये थी मणि मधुकर। मणि मधुकर अपनी प्रसिद्ध रचना पगफेरो के लिए जाने जाते हैं। यानी कि मणि मधुकर में देखना, मणि मधुकर में 2 बार मामा है, पगफेरो में भी 2 बार प है, पगफेरो। लेकिन इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है वो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? घास का घराना, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें एक ऑप्शन वही था बी वाला कि रांगे रागो, यानी कि मणि मधुकर सही है कि रांगे रागो सही है? किसके लिए? सफेद मेमने या फिर आपके पत्तों की बिरादरी। तो रांगे रागो से मुझे बहुत सी किताबें याद आई, क्योंकि रांगे रागो ने अन्य किताबें लिख रखी थी। कौन कौन सी? मुर्दों का टीला बहुत फेमस है, मुर्दों का टीला हो गया, गरौंदा हो गया, और कब तक पुकारो। ये 3 किताबें आपको ध्यान रखनी है। किसकी? रांगे राघव की। मुर्दों का टीला, गरौंदा
और कब तक पुकारो। ये 3 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने के लायक है। अगला, कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर की जलवायु कौन सी है। यानी कि ये तो सबको पता है, कोपेन का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन बहुत सी बार अब आपकी पूछने का जो तरीका ये इस तरह से हो गया कि वो आपकी कौन सा भी जिला दे देगा कि वहां की जलवायु कैसी है। तो जलवायु बात करें तो BWHW है। अगर बात करो राजस्थान की, यहां पर मैं राजस्थान उतार देता हूं, राजस्थान है आपका। राजस्थान में बात करें तो इस तरह से आपके 4 गोपों ने 4 जलवायु प्रदेश माने हैं। ये वाला माना था आपके, ये वाला बी, ये जो आपके गंगानगर में BHW, और ये माना था आपके BHW, और ये वाला माना था आपके गंगा प्रदेश वाला CWG, और ये माना था आपके AW। इस तरह से आपके कुल मिलाकर 4 जलवायु प्रदेश बताए थे कोपेन ने, जिसमें आपके गंगानगर आपके BWHW में आ रहे थे। यानी कि इसको शुष्क प्रदेश भी बोलते हैं, और जो बीच वाला ये प्रदेश है इसको अर्ध शुष्क प्रदेश भी बोलते हैं। और आपके दक्षिणतम भाग था वो AW में शामिल था, और गंगा प्रदेश में CWG था। अब इसमें आपको याद करना कुछ भी नहीं है, आपको केवल ABCD याद करनी है, ABC, यानी कि आपके ABC 3 अक्षर है कैपिटल लेटर के। तो राजस्थान के केवल ABC 3 ही जलवायु प्रदेश है, क्योंकि आपकी पूछा जाएगा कोपेन का कौन सा इसमें वर्गीकरण राजस्थान में नहीं है। तो ABC याद करना, क्योंकि आप देखोगे एक तो A है, एक B है और एक C है, ना कि D है, ना E है, ना F है, ना G है, कुछ भी नहीं है आगे। यानी कि 3 ही अक्षर आगे राजस्थान में, बाकी कुछ भी नहीं है। इस तरह से आपको याद करना है। आगे बात है धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है। धौलीधूप का बात करें तो इसलिए बताया है कि धौलीधूप आपके सबको पता है कि लालदासी में है। जैसे आप बात करते हो लाल, काला, धोला, जैसे बोलते हो ना, लाल, काला, धोला, सफेद, इस तरह से लाल, धोला, काला, सफेद। तो आपके ध्यान रखना, धोला से क्या बनाओगे आप, लाल। यानी कि धौलीधूप गांव कहां पर है, यानी कि धौलीधूप का संबंध किससे है, लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। आपको पता होगा राजस्थान के ये मेव जाति से संबंधित थे। लालदासी जो थे संत वो मेव जाति से संबंधित थे, और मेव जाति से संबंधित होने के बाद में आपको पता लगता है कि राजस्थान में मेव जाति भरतपुर और अलवर में निवास करती है, और धौलीधूप गांव कहां पर है, अलवर जिले में है। इसके बाद में आपके डहरा ग्राम में एक और वहां पर आपके मेव क्षेत्र से संबंधित है चरणदास जी, जिनकी शिष्या थी सहजूबाई। तो चरणदास जी की जो प्रमुख गद्दी है वो कहां पर है, राजस्थान में नहीं है, वो है आपके दिल्ली में। आपके पूछ सकता है कि राजस्थान के कौन से संत की दिल्ली, मतलब कौन सी गद्दी राजस्थान से बाहर है, तो आपके चरणदास जी की जो गद्दी है प्रमुख वो दिल्ली में स्थित है। अगला, भरतपुर में कौन सा, भरतपुर में यहां लिख देता हूं मैं, भरतपुर में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है। यानी कि आपको पता है कि राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, और राजस्थान में भरतपुर को थर्ड वाले भाग में, थर्ड बी में रखा गया है। इसका नाम है बाढ़ संभाव्य पूर्वी प्रदेश। अगर बात करें आपके कुल मिलाकर 10 जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु प्रदेश, तो इससे आपके प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। बात करें आपके जैसे वन सी आपके जैसलमेर, बीकानेर जो चूरू है सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। इसी तरह आपकी बात करें फोर्थ बी, इसमें बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है, तो ये राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। और 5 जो 10वां, यानी कि आपसे पूछ सकता है कि 10वां, यानी कि 10वां जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो 5 है आपकी, केवल 5 है आपकी। इसके पीछे ना तो ए बी है, ना बी है, ना सी है। ये सबसे आपके सर्वाधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु वाला प्रदेश, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ, तो आपको पता है कि मेवाड़ में 1881 का, ये आपकी राजस्थान की जो हमारे राजस्थान की जो पुस्तक चलती है संस्कृति वाली कक्षा 10 की, उसमें बिल्कुल दिया हुआ है कि 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, ये 12 पाल से शुरू हुआ था। इसी तरह आपके पता है कि राजस्थान में मीणा उद्योग की शुरुआत कहां से हुई थी, तो आपके अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद में दस्तूर कोमवार में राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है, यानी कि दस्तूर कोमवार
में राजस्थान के किस रियासत से संबंधित संबंध मिलते हैं। तो ये दस्तूर कोमवार क्या होती है? दस्तूर कोमवार एक तरह से राज्य की आय व्यय का एक लेखा जोखा होता है। इसमें आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको पता है कि जयपुर की ये दस्तूर कोमवार बहुत प्रसिद्ध थी, और ये भी आपको पूछ सकता है अगली बार कि कितने खंडों में थी। तो ये 32 खंडों में बटी हुई थी। कितने खंडों में? यानी कि दस्तूर कोमवार 32 खंडों में बटी हुई थी। अगला क्वेश्चन जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता का अवनयन का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता का अवनयन होने का प्रमुख कारण क्या है? इसके लिए हम एक रिपोर्ट लेंगे, क्योंकि रिपोर्ट लेंगे तो उसके अनुसार ही पूरा ऑथेंटिक रहेगा। राजस्थान के संदर्भ में इसरो जो बेंगलोर में है, इसरो ने 2021 में एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके अनुसार राजस्थान में मृदा अवनयन का सर्वाधिक सर्वमुख कारण था। उसमें माना गया था कि पवन के द्वारा लगभग 43.37% जो मृदा अवनयन होता है उर्वरता का, किसके द्वारा? पवन के द्वारा सर्वाधिक होता है। तो इसमें आंसर आएगा आपके पवन। ठीक है। दूसरा आपके था वनस्पति अवक्रमण से 7.64। तीसरा था जल के द्वारा 6.21%। लेकिन ये जल इसलिए लिखा है क्योंकि आपके एक बार क्वेश्चन पूछा गया था रील अपर्दन। आपके अगर ये भी आ जाए कि यहाँ पर ऑप्शन में कि पवन अपर्दन, वनस्पति अवक्रमण, लवणता या रील अपर्दन, तो आप रील का मतलब होता है जल अपर्दन, यानी कि जल के द्वारा 6.21% होता है। इस तरह से मैंने आपको 10 प्रश्न यहाँ पर लिए हैं। ये एक एक क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं और आपके समक्ष लाएं, ताकि आपको इन प्रश्नों में से बहुत सी अच्छी जानकारी मिले, ताकि आप अपना पेपर फोड़ सके। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आप सभी को आएंगे। अगले 10 क्वेश्चन में फिर लाऊंगा। पहले इससे पहले जो वीडियो आया था वो भी आपने देख लिया होगा। लगभग हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और रिट की हमने अलग प्ले लिस्ट बना दी है, और इन क्वेश्चनों को मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा ताकि आपको वहां पर मिल जाए। धन्यवाद। आपको जरूर समझ में आया होगा। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको ये देखना है कि आपके संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड में कौन कौन से राजस्थान के प्रश्न पूछे गए, क्योंकि आपके अगर आप रिट की परीक्षा दे रहे हो, मुख्य परीक्षा, तो उसमें ये प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रश्न वही आते हैं, आसपास से पूछे जाते हैं। आपको देखना है वही उतने प्रश्न पूछे गए जैसे आपके माध्यमिक शिक्षा जो आपके पेपर हुआ था दिसंबर में, उसी तरह आपके प्रश्न पूछे गए। जैसा आपके पूछा गया था पर्वत और जिला को सुमिलित कीजिए। जैसे आपके डोरा पर्वत, कमली घाट, अर्श की पहाड़ियां, हाथी की नाल, ये 4 दिए गए थे और आपके जिले मिलान करने थे। तो आपके डोरा पर्वत जालोर में था, एसराना पर्वत भी आपके वहां पर ही है, कमली घाट राजसमंद में है, अर्श की पहाड़ियां सीकर में है, हाथी की नाल उदयपुर में है। आपको याद होगा कमली घाट और गोरम घाट दोनों ही राजसमंद में है। और आपको भी पता होगा कमली घाट और गोरम घाट मारवाड़ जंक्शन को आमेट, यानी कि आमेट राजस्थान राजसमंद में है, उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नदी से संबंधित कौन सा सही नहीं है, तो आपको सही और नहीं इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो आपको है और नहीं में ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आप यहाँ से गलत करोगे। तो नदी से संबंधित पूछे गए थे, जैसे इसमें दिया हुआ था लोनी का अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में है। सही बात है, गुजरात में कम है, राजस्थान में सर्वाधिक है। लोनी नदी राजस्थान के 6 जिलों से बहती है और एक कच्छ के रण में जाकर मिलती है। इसी तरह खारी नदी की बात करें तो राजस्थान में 2 खारी नदियां हैं। एक खारी नदी जवाई की है, जो जवाई लोनी नदी की सहायक नदी है, और एक जवाई खारी नदी बनास की सहायक नदी है। आपको पता होगा। और दूसरा कथन था बनास कमनौर से उद्गम होता है, ये बात भी सही है, यानी कि ए बी सी तीनों कथन सही है। इसके बाद में 2001 से 2011 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिलों में हुई, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में हुई। बाड़मेर में सर्वाधिक 32.5% सर्वाधिक वृद्धि थी। और बात करें सबसे न्यूनतम थी गंगानगर में, और सेकंड सर्वाधिक वृद्धि दर थी जैसलमेर में 31.8, और न्यूनतम थी झुंझुनू में। यानी कि सर्वाधिक 2 जिले कौन कौन से, बाड़मेर जैसलमेर, और न्यूनतम गंगानगर और झुंझुनू में थे। इस तरह पशु परावना और ताना विवाह, यानी कि आपको पता है परावना और ताना विवाह, एक विवाह हो रहे मोरबंदिया विवाह, यानी कि 3 विवाह है, परावना और ताना विवाह। इसमें आपके मोरबंदिया विवाह नहीं दिया, एक गरासा जनजाति के विवाह है, ये आपको पता होगा। झुंझुनू में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना कब की गई, आपको पता है झुंझुनू में ही खेतड़ी की खान है, जो राजस्थान में सेकंड, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन होता है और राजस्थान में दूसरा स्थान है।
और केतड़ी जो यहाँ पर भारत सरकार का उपक्रम है, आपको भी ध्यान रखना है कि किसका उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है केतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और यहाँ की जो सबसे अच्छी वाली खान है मदान और कुदान की खान, मदान और कुदान की खान, जिसमें सभी प्रकार का तांबा का उत्पादन होता है। यानी कि आपके पूछ सकते हैं कि राजस्थान की ऐसी कौन सी खान है जिसमें सभी प्रकार का तांबा का उत्पादन होता है, तो मदान और कुदान की खान है। यहाँ से ही आपके आसपास के क्वेश्चन बनेंगे और मैंने आपके सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन बनाए थे वहाँ से आपके अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए और इस बार भी जो रिट में आपके ऐप में जो क्वेश्चन डाले हैं, जो आपकी पीडीएफ डाले हैं, वहाँ से आपकी इस बार भी अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसी तरह कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी है, आपको पता है आपके पहले पूछा गया था रिट में सोयाबीन उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी है, इस बार पूछा गया आपके सरसों उत्पादन में, तो भरतपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, ये तीनों जिले इसमें सर्वाधिक अग्रणी है। भरतपुर में आपको पता है 1983 में सेवर कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई और सिमको वैगन फैक्ट्री भी आपके भरतपुर में ही है। अगर बात करें राई, सरसों, बाजरा, तिलहन, गवार, इसमें राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। इसी तरह लोहागढ़ किला कहां पर स्थित है, तो लोहागढ़ किला भरतपुर में। आपको पता है पारिक दुर्ग है, पारिक का मतलब होता है जिसके चारों ओर खाई हो। इस किले के चारों ओर सुजानगंगा नहर है और इसमें इस किले को कोई भी नहीं जीत सका है और इस खाई वाला है और इसमें दोहरा परकोटा है, बाहरी परकोटा मिट्टी का है और अंदर का परकोटा पत्थर का है। इस तरह किस चौहान वंशीय शासक को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई, तो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि सोमेश्वर को दी गई। सोमेश्वर कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय के पिता पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 तरह के युद्ध हुए थे और सोमेश्वर जो आए थे कश्मीर से यहाँ पर आए थे। इसी तरह 1303 में गोरा और बादल किस किस नाम से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, ये तो सबको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के से युद्ध करते जो शहीद हुए और ये रतन सिंह के सेनापति थे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा गोरा और बादल क्या थे, ये आपके पूछ सकते हैं बादल और गोला कौन थे, तो आपके क्वेश्चन पूछा गया था एक चाचा भतीजा थे। तो जैसे आप देखो गोरा में 2 शब्द है, बादल में 3 शब्द है, तो गोरा में 2 शब्द है तो चाचा में भी 2 शब्द है और बादल में 3 शब्द है तो भतीजा में 3 शब्द है, तो आपके भतीजा और चाचा इससे उल्टे सुलटे हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गोरा में 2 शब्द है तो चाचा हुआ, अब बादल में 3 शब्द है तो भतीजा में 3 शब्द है, तो इस तरह से ये आपके ध्यान रखने हैं। अब आपको पता है बादल, अब बादल से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बादल महल कौन से झील में है, यानी कि आपको पता है आपके गैप सागर झील डूंगरपुर में और डूंगरपुर में ही गैप सागर झील पर बादल महल का निर्माण हुआ है। आगे बात करते हैं 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिले कौन से है, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, तो इसमें सर्वाधिक वनावरण जिले हैं उदयपुर और प्रतापगढ़। सबसे अच्छी ट्रिक होती है वनों को याद करने के लिए यूपीएससी, यानी कि जो आईएएस के एग्जाम कराता है यूपीएससी, उसे आप याद कर सकते हो। यू से उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, एस से सिरोही, सी से करौली, इस तरह से 4 सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हैं। उदयपुर में बात करें तो 23.49% सर्वाधिक वनों के साथ ये राजस्थान में प्रथम स्थान है। अगला काली बंगाल खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। आपको पता है काली बंगाल की जो खोज की थी वो घोष ने की थी, खोज घोष, यानी कि खोज किसने की, अमरलाल घोष ने कब की थी, 1952 में। लेकिन 1961 से 1969 तक इसके अनेक उत्खनन के चरण चले, इसमें अनेक व्यक्तियों का इसमें साथ रहा, तो उसमें पूछा गया था कौन से साथ नहीं रहे। एक होता है बीबी लाल के साथ एमडी खरे, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन। मेरी बोलने की आवाज़ थोड़ी तेज हो सकती है तो तेज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक मैटर मिले। मैंने आपके रिट के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दी, उसमें जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, आपके बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे और आप ऐप से भी जा सकते हैं, वहाँ से अपनी पीडीएफ ले सकते हैं। इसके बाद में भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा की गई। आपके 10वीं की जो किताब है उसमें दिया हुआ है बांसिया गांव और कहीं कहीं आपके बेरसा गांव में मिलता है जहां संबंधित थे ये। और ये गोविंद गुरु ने जो भगत पंथ की स्थापना की किसके प्रेरणा से की, इस सरस्वती के प्रेरणा से की, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से इन्होंने की थी। इसके बाद में 5 जनवरी 1949 को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसे सौंपा गया, सिरोही का प्रशासन किसे सौंपा गया, तो सिरोही का प्रशासन, क्योंकि सिरोही एक तरह से आप गोविंद जो आपने गोकुललाल जो है उनके, यानी कि 5 जनवरी 1949 को बंबई को इनका प्रशासन सौंप दिया गया था। पहले तो क्या किया था 1950 में, यानी कि सिरोही का 2 चरणों में विलय हुआ था राजस्थान में। पहले 1950 में सिरोही का राजस्थान में एकीकरण कर दिया था, लेकिन जो माउंट आबू क्षेत्र है उसका विलय इसमें नहीं किया गया था। बाद में गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से, जो वहाँ का जो हाथल गांव था, तो उनके प्रयासों से 1956 में इसका दोबारा माउंट आबू का इसमें एकीकरण किया गया, तो सिरोही जिलों का 2 बार एकीकरण हुआ था। इसके बाद में 1857 के प्रथम क्रांति में लक्ष्मीबाई और तारा टोपे को वेतन और रसद की आपूर्ति किसने की थी, यानी किसने सहयोग दिया था,
तो अमरचंद बाटनिस को सहयोग दिया था। राजस्थान के मंगल पांडे भी अमरचंद बाटोकते हैं और राजस्थान की 1857 क्रांति की बामासावी है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इसी तरह चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको पता है 1907 में एक सभा की स्थापना हुई थी, उसका नाम था सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा ने ही कबीर पाठशाला की स्थापना की थी चूरू में, और इसकी स्थापना भी 1907 में चूरू में हुई थी और ये बीकानेर में जन जागृति के लिए फेमस थी। इसी तरह अन्य क्वेश्चन थे, जिसे गुड़ला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो राव सातल जो थे उनकी स्मृति में मनाया जाता है और गुड़ला त्योहार जोधपुर में फेमस है और इसकी आयोजन होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को इसका आयोजन होता है। इसी तरह तुलसी कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। तिमने, हाल, रोज, चंपाकली, बंजरी, ये सब इससे संबंधित है। ये बहुत से क्वेश्चन पूछे गए। जला हवेली कहाँ पर है? कोटा में। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए। मैंने 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ लिए हैं। दूसरे वीडियो में मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगा, उसमें और पूरे आपके क्लियर कर दूंगा। तो आपको इन क्वेश्चनों को करना है। एक वीडियो आएगा जिसमें आपको मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपको पेपर किस तरह से हल करना है और आपको क्या क्या ध्यान देना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो यानी कि आपके अपने आंसर मिला लिए होंगे। बहुत से आंसर किया गए, हमने इनकी व्याख्या करने की कोशिश की है ताकि आपके आने वाली परीक्षा में ये उपयोगी सिद्ध हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मुख्य रूप से उन 15 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके जनवरी और फरवरी में महत्वपूर्ण थे, चर्चाओं में थे राजस्थान करंट अफेयर में। पहले ये शब्द छोटे हैं, जिनका मोबाइल का वर्जन कम हो तो वो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, जिससे आपको बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। बात करते हैं जनवरी फरवरी की, जो आपके 15 इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके आगामी रिट परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के लिए राजस्थान सरकार ने कितने अतिरिक्त करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है 15 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। इस योजना में पहले 60 साल से ऊपर के जितने वरिष्ठ नागरिक थे उनकी संख्या पहले 10,000 थी, अब उनको बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। एक क्वेश्चन भी आपके पूछ सकते हैं। अब कितने यात्रियों को यानी कि तीर्थ यात्रा कराई जाएगी? राजस्थान सरकार के द्वारा 20,000 यात्रियों की कराई जाएगी। अगला, किस जिले के पांडोली में 4 करोड़ की लागत से पन्नादाय पेनोरमा की निर्माण किया जा रहा है? तो आपको पता है पन्नादाय पेनोरमा पांडोली में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसी तरह शाहपुरा में केसरी सिंह बारड पेनोरमा, चावंड में महाराणा प्रताप पेनोरमा और दौलतपुरा में अमराजी भगत पेनोरमा का निर्माण किया गया है। इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। किसको? दौलतपुरा वाले को अमराजी भगत पेनोरमा का यहाँ पर जो निर्माण किया जा रहा है, ये अमराजी भगत स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला, कितने स्टेट हाईवे पर फास्टैग सुविधा शुरू की है राजस्थान सरकार ने? आपको पता है राष्ट्रीय राजमार्ग पर तो लगभग सभी पर केंद्र सरकार के द्वारा फास्टैग सुविधा शुरू कर दी गई है, लेकिन राजस्थान सरकार में अभी राजस्थान सरकार ने स्टेट हाईवे पे यानी कि जो राज्य राजमार्ग है उन पर फास्टैग सुविधा 10 राजमार्गों पर शुरू की है। कब से शुरू की है? 2 जनवरी से शुरू कर दी गई है। अगला, 3 जनवरी को राजभवन के संविधान पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पहले तो आपको बता दूं कि राजभवन राजस्थान की जो विधानसभा है वहाँ पर जो राजभवन है वहाँ पर संविधान पार्क यानी कि आपके जो संविधान उद्यान है, भारत का एकमात्र राज्य है राजस्थान जहाँ पर संविधान उद्यान की स्थापना की गई है और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के द्वारा किया गया। एक क्वेश्चन भी आपके पूछ सकते हैं कि हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कब दौरे पर रही? तो आपको पता है 3 और 4 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे पर रही और 3 जनवरी को इसके द्वारा संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। इसके बाद में आपको पता है द्रौपदी मुर्मू ने ही जो आपके पाली जिले की जो रोहट तहसील है वहां पर जम्बोरी का यानी राष्ट्रीय जम्बोरी जो स्काउट गाइड था उसका भी उद्घाटन 4 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जो राष्ट्रीय स्काउट गाइड की जो जम्बोरी थी वो आपके 4 से 10 जनवरी को आयोजित की गई और राजस्थान में राष्ट्रीय स्काउट गाइड की जो जम्बोरी है ये दूसरा अवसर है। इससे पहले 1956 में जब राष्ट्रीय जम्बोरी का आयोजन जयपुर में किया गया था। अब दूसरी बार राजस्थान में आपके अभी क्वेश्चन आए थे आपके जो आपके क्वेश्चन CAT आपके 12वीं स्तर का स्थानीय स्तर का होता, इसमें ये आपकी क्वेश्चन बार में पूछा गया था और इस बार भी पूछा जा सकता है। अगला, मुख्यमंत्री ने नानाभाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार किसे दिया गया? नानाभाई खाट आप जानते हो, कालीबाई तो आप जानते हो डूंगरपुर से संबंधित। तो नानाभाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपको पता है इसमें दो व्यक्तियों को दिया गया था। एक था दुर्गाराम मुवाल, एक था महेंद्र कुमार मीणा।
दुर्गाराम मोवाल बहुत ही प्रसिद्ध है, ये थर्ड ग्रेड श्रेणी के शिक्षक है उदयपुर में। और इनके द्वारा दुर्गाराम मोवाल, यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि दुर्गाराम मोवाल ने लगभग 400 से अधिक बच्चों को बाल तस्करी से मुक्त कराकर उनको शिक्षा में जोड़ा गया था। इस कारण इनको दुर्गाराम मोवाल को ये नानाबाई कार्ड शिक्षक गौरव पुरस्कार भी दिया गया। अगला, राज्य की किस नदी पर पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का काम पूरा हो जाएगा 2023 में? ध्यान रखना, सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का काम 2023 में पूरा हो जाएगा। इस सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का काम 2017 से चालू है, ये 2019 में पूरी होनी थी, लेकिन 2023 में इसका काम पूरा होगा। ये मेज नदी है बूंदी की, जिस पर यह काम पूरा होगा और इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। आगे आपके ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको पता है इसकी लागत 52 करोड़ है और इसके द्वारा 17 ग्राम पंचायतों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। अगला, 9 फरवरी 2023 से राजस्थान डेल्फी खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया। मैंने एक प्लेलिस्ट पर आपके जितने भी एग्जाम हुए उनके राजस्थान करंट अफेयर के पूरे वीडियो डाल रखे, उनको भी आप देख लेना। मैंने क्वेश्चन बार बार बता दिया आपको कि किस तरह से। तो 9 फरवरी 2023 से राजस्थान डेल्फी खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? तो जयपुर के जवाल कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान का जो डेल्फी खेल क्या होते हैं, इसमें संगीत या नृत्य से संबंधित, शास्त्रीय संगीत से संबंधित खेलों का आयोजन किया जाता है और इसमें लगभग 6 वर्गों में इसका खेलों का आयोजन होगा। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में इसका आयोजन होगा। और इसमें जो आयु है वो 18 से 35 वर्ष के बीच के व्यक्ति ही, यानी कि आयु वर्ग के व्यक्ति ही इसमें भाग ले सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन खेलों में केवल राजस्थान मूल का व्यक्ति ही इसमें होना आवश्यक है, यानी कि राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र उसको होना आवश्यक है। अगला, किन जिलों में मुख्यमंत्री ने जियो की 5G इंटरनेट की शुरुआत की? तो आपको पता है सीएम ने, मुख्यमंत्री ने 3 जिलों में 5G इंटरनेट की शुरुआत की थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। कब की थी? 7 जनवरी को की थी। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि जो जियो के जो आप चेयरमैन है आकाश अंबानी अक्टूबर 2022 में राजस्थान दौरे पर आए थे। तब उन्होंने श्रीनाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में जियो की शुरुआत के शुभारंभ किया था। कहां पर? अक्टूबर 2022 में नाथ द्वारा में इसका शुभारंभ किया था। अगला, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला प्रदेश का, राज्य का पहला नगर निगम कौन सा है? तो पहला नगर निगम आपके भरतपुर नगर निगम है। इसके मेयर कौन है? तो मेयर भी आपको ध्यान रखना है, अभिजीत कुमार। भरतपुर नगर निगम ने 100-200 करोड़ के बॉन्ड भी जारी किए हैं। अगला, 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, ध्यान रखना, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो आपको पता है कि पाली के रोहट तहसील में राष्ट्रीय जो स्काउट जम्बोरी का आयोजन किया गया था। तो उसी समय यहाँ पर पाली में ही राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन वहां पर किया गया। तो कहां पर किया गया? पाली में ही किया गया। अगला, G20 की रोजगार कार्य समूह की, अब ध्यान रखना, आपको मैं एक हिंट पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ पर पूछा गया है रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक फरवरी में कहां पर आयोजित की गई? रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक फरवरी में कहां पर आयोजित की गई? तो जोधपुर में आयोजित की गई। राजस्थान में G20 की 3 बैठकें आयोजित की गई है। पहली थी रोजगार कार्य समूह की बैठक कहां पर? जोधपुर में। और G20 की शेरपा बैठक कहां आयोजित की गई? उदयपुर में। इसी तरह आपके वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की बैठक कहां आयोजित की गई? आपके जयपुर में। इस तरह से आपके 3 बैठकें आपको अलग अलग जिलों में आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, किस जिले में नीमच माता मंदिर रोपवे का निर्माण किया गया है? जा रहा है, मतलब अभी निर्माण चल रहा है वहां पर। तो ये 450 मीटर का रोपवे होगा। किस जिले में? तो उदयपुर जिले में नीमच माता मंदिर है, वहां पर इसका रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। तो आपको पता है उदयपुर जिले में पिछुला झील है, पिछुला झील के पास ही एक पहाड़ी है, वहां पर एक कन्नी माता है। तो कन्नी माता रोपवे का निर्माण किया जा चुका है उदयपुर में। तो उदयपुर का ये दूसरा रोपवे है, कौन सा? नीमच माता मंदिर, जहां पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। और दूसरा कौन सा है? कन्नी माता रोपवे पहले किया जा चुका है। तो उदयपुर में अब कितने हो गए? 2 रोपवे हो गए। अगला, राजस्थान में सूचना आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? यहाँ पर आपके सूचना आयुक्त पूछा है, न कि मुख्य सूचना आयुक्त। तो सूचना आयुक्त अलग होता है और मुख्य सूचना आयुक्त अलग होता है। तो आपको पता है कि राजस्थान के जो पूर्व डीजीपी थे ML लाठर की, इसकी नियुक्ति की गई है। और इससे पहले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में DB गुप्ता की, जो पूर्व मुख्य सचिव थे, उनकी नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका,
राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसके पहले आदिवासी महिला उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो सुनीता गोगरा को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दुलाराम सारन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला, राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? आपको पता है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने 9 न्यायाधीशों की नई नियुक्ति दी है। राजस्थान हाई कोर्ट में कितने नई न्यायाधीशों की? यानी कि 9 न्यायाधीशों की। राजस्थान हाई कोर्ट में टोटल 50 न्यायाधीश है, जिसमें से 35 न्यायाधीश हो चुके हैं। राजस्थान हाई कोर्ट एकमात्र ऐसा न्यायालय है, मुख्य जो आप बोलते हो हाई कोर्ट है, जहां पर 2 दंपति जज एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो 9 नए जजों की नियुक्ति की चुकी है और पंकज मित्तल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। तो इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आरवी मानुषी स्टडी पर। आप लोग भी जगह जगह से यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते थक गए होंगे, पढ़ाई करते करते थक गए होंगे। 2-4 दिन का और इंतज़ार कीजिए, उसके बाद में आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी और आप भी फ्री और हम भी फ्री। हम भी थोड़ा आराम करेंगे। आपको इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके अधिक से अधिक प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक है उसमें आपके एक टॉपिक दे रखा है राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। इस टॉपिक का मैटर आपके पास बहुत कम मिलेगा और जो मिलेगा वो आधा अधूरा मिलेगा। अगर भारत के संविधान की पूछे तो भारत के संविधान में अगर आपके टॉपिक रहता है तो उसमें से हमेशा एग्जाम में अनुच्छेद या भाग पूछते हैं। लेकिन अगर जितने भी एग्जाम हुए अगर उसमें राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जैसे आपकी सेकंड ग्रेड में है तो उसमें हमेशा व्यक्तियों के नाम, राज्यपालों के नाम या संबंधित के ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज इस वीडियो में हम संपूर्ण याद करने की कोशिश करेंगे और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ आपको। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सम्मिलित कीजिए, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरह कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? यानी कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो पूर्व में किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? ये मैंने आपको इसलिए 2 उदाहरण दिए हैं क्योंकि आपकी इसमें नाम पूछ रहे हैं, ना कि कोई पूछ रहा है। तो मैं आपको राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में जितने भी नाम है उनको आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। आपको याद करना है, मेरा काम है पढ़ाना। जैसा कि गुरुमुख निहाल सिंह आपको पता है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल भी गुरुमुख निहाल सिंह थे। अब आपको ध्यान रखना है, गुरुमुख निहाल सिंह में सिंह है और दरबाला सिंह में भी सिंह है। तो दोनों में सिंह है तो दोनों ही सेम है। कैसे? जैसा कि गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, इसी तरह दरबाला सिंह प्रथम ऐसे राज्यपाल थे जिनकी पद पर मृत्यु हो गई। दोनों सेम है, प्रथम। इसी तरह और भी सेम है, जैसे गुरुमुख निहाल सिंह सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल थे तो दरबाला सिंह न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल थे। दोनों में सिंह है तो प्रथम, सर्वाधिक और न्यूनतम। इसी तरह आप देखोगे जगत नारायण और जोगेंद्र सिंह में दोनों में ज है। तो आपको जगत नारायण का मतलब है कि ये राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे और जोगेंद्र सिंह राजस्थान के प्रथम ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। तो इस तरह से दोनों में ज है और दोनों प्रथम है। एक ने कार्यवाहक थे, एक ने त्यागपत्र दिया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जगत नारायण में बड़ा शब्द है, जोगेंद्र सिंह में छोटे शब्द है, तो कार्यवाहक भी बड़े शब्द है और त्यागपत्र छोटे शब्द है। इसी तरह से आप कंफ्यूज मत होना कि कार्यवाहक कौन थे, जोगेंद्र सिंह या जगत नारायण। तो कार्यवाहक बड़ा शब्द है तो जगत नारायण बड़ा, जोगेंद्र सिंह कम शब्द है, त्यागपत्र छोटा शब्द है। तो इस तरह से याद करना है। इसी तरह पापा माँ आपके राजस्थान में पूछे जाते हैं कि राजस्थान में इनमें से कौन सी महिला राज्यपाल नहीं रही? तो आपके राजस्थान में अभी कुल मिलाकर 3 राज्यपाल रही है महिला। पहली तो पापा माँ से प से प्रतिभा पाटिल, प से प्रभा राव, माँ से मार्गरेट अल्वा। तो प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा अभी राजस्थान की 3 राज्यपाल महिलाएं राज्यपाल रही है। प्रभा राव राजस्थान की ऐसी प्रथम महिला राज्यपाल थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में अब आपके मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि
बेरोज सिंह शेखावत राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे और इन्हीं के समय आपको पता होगा राजस्थान की जो विधानसभा थी 1977 में पहली बार राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें की गई। कितनी सीटें? 200 सीटें की गई, क्योंकि 1952 में जब राजस्थान की विधानसभा के चुनाव हुए थे तब 166 ही सीटें थी, लेकिन 1977 में 200 सीटें की गई और 1977 में ही राजस्थान में प्रथम के गैर कांग्रेसी सरकार बनी और गैर कांग्रेसी सरकार में प्रथम मुख्यमंत्री बने थे बेरोज सिंह शेखावत। और इनके समय जो राज्यपाल थे वो रघुकुल तिलक थे। आपके क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो पूर्व में आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं, तो आपको पता है आरपीएससी में आगे आर आ रहा है और रघुकुल तिलक में भी आगे र आ रहा है, तो र से क्या बन रहा है? आरपीएससी के सदस्य। इसी तरह बरकतुल्ला खां राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। इनके समय जो राज्यपाल थे वो थे जोगिंदर सिंह। अब राजस्थान के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां था जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई। अब मृत्यु होने पर क्या होता है? तो मृत्यु होते ही जोगिंदर सिंह ने अपना त्यागपत्र दे दिया। इस तरह से आप मिलान कर लेना कि किसने, यानी कि जोगिंदर सिंह ने त्यागपत्र दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि बरकतुल्ला खां की मृत्यु हो गई। इसका रीजन ये नहीं कि उन्होंने इस कारण दिया, ये याद करने के लिए बता रहा हूं आपको कि बरकतुल्ला खां के समय राज्यपाल कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है जोगिंदर सिंह। इसी तरह आप अगर ऐसे याद नहीं कर पाओ तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि बरकतुल्ला अल्पसंख्यक मुस्लिम थे और जोगिंदर सिंह सिख अल्पसंख्यक राज्यपाल थे। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अगला, मोहनलाल सुगाड़िया राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। सुगाड़िया में इससे आता है, संपूर्णानंद में भी इससे आ रहा है। आपको यह भी पता होगा राजस्थान में प्रथम राज्यपाल शासन संपूर्णानंद के समय ही लगा था, तो संपूर्णानंद किसके समय थे? मोहनलाल सुगाड़िया के समय थे। इसी तरह महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया, महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया, क्योंकि ये महारानी यानी कि आपको पता है ग्वालियर राजघराने से आती है और राजस्थान में झालावाड़ झालरापाटन विधानसभा से चुनाव लड़ती है। महारानी वसुंधरा राजे, महारानी में म से मदनलाल, महारानी में म है, मदनलाल में भी म है, तो मदनलाल खुराना। इस तरह से आपको राज्यपाल भी याद रखने हैं। आगे बात करें, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, जबकि मनोनीत कौन थे? आपको ये भी पता होगा, हीरालाल शास्त्री थे। जबकि मनोनीत और निर्वाचित दोनों आपको पता है जय नारायण व्यास से। और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री भी थे। अब आपके क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो मंत्री नहीं रहे, यानी कि जय नारायण व्यास और बेरोज सिंह शेखावत दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहले कभी भी मंत्री नहीं रहे। अब ये भी आपको पता है जो हमने जो आपके कोर्स दिया है इसमें सबको ऐड कर दिया है। आपके 5 घंटे वाले कोर्स में आपको इसकी पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो मैं टेलीग्राम पर इसको डाल दूंगा ताकि आपका एक बार यूजन हो जाए। और आपका जो हमें 5 स्टार की जो रैंकिंग दे रखी है आपने 4.8 से ज़्यादा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, मोहनलाल सुगाड़िया और आपके 20 फरवरी को आपका मेगा टेस्ट भी है। आपके रात 8 बजे वो शुरू हो जाएगा, जो आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा रात को 8 बजे से। और 21 फरवरी को आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर दोनों पर डाल दी जाएगी, तो उसको देना नहीं भूले। एक बार अपना आकलन जरूर करें। बाकी मेरिट लिस्ट से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता कि आपकी रैंक कैसी आती है कैसी नहीं आई। केवल आपको ध्यान रखना है कि आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं और आप क्वेश्चन सही कैसे कर सकते हो, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चनों पर आप सही कर सकते हो आते हुए क्वेश्चनों को, और जो नहीं आ रहे हैं उनको कैसे सही कर सकते हो, ये आपको देखना है। उस पर आपको मेरिट की कोई टेंशन नहीं करनी है उस पर। इसी तरह आपके पूछे जाते हैं कि राजस्थान के से कौन कौन से मुख्यमंत्री थे जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल बनाए गए। जैसे कि मोहनलाल सुगाड़िया को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। जिसी तरह आपको पता है गुलाब चंद कटारिया को, क्योंकि इसे क्वेश्चन तो पता नहीं जाएगा, ये पेपर आपके लगभग तैयार हो चुके होंगे। असम के जो राज्यपाल बनाए हैं गुलाब चंद कटारिया। इसी तरह शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल बनाए, शिवचरण माथुर यानी कि किस्म के असम के, अभी गुलाब चंद कटारिया। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के प्रथम, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भी थे जगन्नाथ पहाड़िया, जिनकी अभी 2022 में मृत्यु हो गई थी। इसी तरह हीरालाल देवपुरा राजस्थान से सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। आगे चले, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको याद भी हो रहा होगा, ताकि आपको अलग अलग जगह नहीं भटकना पड़े, आपको एक जगह मिल जाए। और आप प्ले लिस्ट भी दे सकते हो। प्ले लिस्ट में हमने मुख्य रूप से आपके जो जितने भी क्वेश्चन है उसकी एक लिस्ट बना दी है ताकि आप वहां से देख सकते हैं।
अगली बात है उप मुख्यमंत्री की। अब आपकी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का इनमें से ABCD इन 4 ऑप्शन दे देते हैं कि राजस्थान में इनमें से कौन उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो राजस्थान में 1 महिला उप मुख्यमंत्री, टोटल आपके 5 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन कौन से रहे हैं आपको पता है, टीकाराम पालीवाल, बनवारी लाल बेरवा, हरिशंकर बाबड़ा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। ये 5 व्यक्ति आपके उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर हरिशंकर बाबड़ा की बात करें तो हरिशंकर बाबड़ा आपके बीजेपी में ये उप मुख्यमंत्री रहे थे, 1993 से रहे थे ये। कमला बेनीवाल भी उप मुख्यमंत्री रही थी। इसी तरह आपको मैंने यहाँ दे दिया है, प्रथम उपचुनाव 166 सीटों पर हुआ थे। उसके बाद में 1977 में आपकी 2 सीटें कर दी गई थी। और उच्च न्यायालय की बात करें, क्योंकि आपके प्रशासनिक व्यवस्था में पूछ लेते हैं बहुत सी बार, क्योंकि आपके पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उच्च न्यायालय से संबंधित उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी, लेकिन क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि उच्च न्यायालय की जो जयपुर खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी, इसलिए लिखा है यहाँ पर, क्योंकि फिर पूछ सकते हैं आपके। तो जयपुर खंडपीठ की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1977 को। कब? 1977 को ही क्या हुआ था, 1977 को ही आपको पता है 200 सीटें हुई थी। अब कैसे आपको पता है कि 200, यानी कि जैसे अब आप यहाँ देखना 200 सीटें 77 2, यानी कि 200 सीटें में 2 बार 0 है, 2 बार 7 है और दूसरी खंडपीठ है। यानी कि 77 में क्या हुआ, 77 में 2 चीजें हुई थी। 1977 में 2 चीजें हुई, एक तो डबल 0 आ रहा है, 2 बार 7, 200 विधानसभा सीटें हुई, और 2 बार आ रहा है 2, दूसरी खंडपीठ की स्थापना कहाँ पर हुई, जयपुर में। इस तरह से 77 में आपको ध्यान रखना है, आप भूलोगे नहीं। इसी तरह आपके क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के प्रथम आपके उपाध्यक्ष कौन थे विधानसभा के, तो लाल सिंह शेखावत थे। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम लाल सिंह शेखावत, और अध्यक्ष तो आपको पता होगा इसी नरोत्तम लाल जोशी। इस तरह से आपके अधिकांश क्वेश्चन जो युक्तियों से संबंधित थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपके कोई पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं उसको पूरा कर दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप अगर फिर भी आपको कोई शिकायत समस्या हो तो हम आपको एक नंबर दे देंगे, उस नंबर पर दे भी रखे हैं, तो उस नंबर पर आप ऐप से संबंधित जो भी समस्या हो उससे बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपको अंतिम रिवीजन की दृष्टि से, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब आपको अंतिम रूप से ये कुछ चीज़ें देखनी है। प्रमुख अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना जोधपुर में 1959 को हुई थी। इसका पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, और इसका आदर्श वाक्य है शुष्क भूमि का लचीलापन बढ़ाना, यानी कि शुष्क भूमि का लचीलापन बढ़ाना। अगर आपके पूछे काजरी की जगह अगर आपके कजरी आ जाए तो कजरी कहाँ पर है, उदयपुर में है। ये एक होटल है, होटल का ब्रांड है। और आपके अगर डीपली पूछे तो आपके पूछ सकता है कि काजरी की स्थापना किसके सहयोग से की गई, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। आपरी भी जोधपुर में है। इसका पूरा नाम है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसने अपना कार्य प्रारंभ 1988 में किया था। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, तो वो आपको पता है, आप इतने समझदार है कि आपके प्रश्न किस तरह से पूछ सकते हैं। जैसे आपरी ने अपना कार्य प्रारंभ कब किया, 1988 में, या फिर काजरी की स्थापना किन देशों की सहायता से हुई, या इसके आदर्श वाक्य क्या है, ये आपको देखना है। इसी तरह सेवर में आगे स है, स से क्या बनता है, सरसों में आगे क्या है, स। इसी तरह सिमको वैगन फैक्ट्री में भी क्या है, स, यानी कि सेवर में क्या है, जो सेवर कस्बा है भरतपुर में, आपको बांध भी है सेवर, तो सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय है। पहले इसको केंद्र कहते थे, अब इसका नाम क्या हो गया, निदेशालय हो गया, जो 2009 में इसका नया नाम दिया गया। इसकी स्थापना 22 अक्टूबर 1983 में की गई, और सेवर में ही सिमको वैगन फैक्ट्री भी है। अगला है तबीब जी में अगर त हटा लोगे तो बीज आएगा, तो बीज से क्या बनता है, बीजे मसला अनुसंधान केंद्र। ये आपके अजमेर में है। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 2000 को की गई। अगला है बीचवाल में आगे बी है, तो बी से क्या बनता है, बीकानेर। ये बीकानेर में है, यहाँ पर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है। बागवानी में ब है तो बीचवाल में ब है। इसकी स्थापना 1993 में की गई। ये राष्ट्रीय क्षेत्र उद्यानिकी, यानी कि 1993 से पहले ये राष्ट्रीय क्षेत्र उद्यानिकी के नाम से जाना जाता था।
अगला है सूरतगढ़। सूरतगढ़ में आगे स है, स से क्या बनता है, सोवियत संघ। यानी कि सोवियत संघ से आप समझ सकते हैं कि उस समय रूस का प्राचीन नाम जो पहले था सोवियत संघ, तो स से सोवियत संघ। सोवियत संघ की सहायता से श्री गंगानगर जिले के केंद्रीय अनुसंधान फार्म की स्थापना 1956 में की गई। इसी तरह जेतसर में आपको पता है ये भी श्री गंगानगर में है और इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई, एक रूस से एक कनाडा से। इसकी स्थापना 1962 में की गई। ये तो है फार्म, लेकिन अगर आपसे पूछ सकता है केंद्र, यानी कि केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, दुर्गापुरा जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1943 को की गई। ये प्राचीनतम फार्म है राजस्थान का। अगला है अविका नगर। अविका नगर टोंक में है, जहां पर केंद्रीय बेड ऊन अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई। बीकानेर में राष्ट्रीय बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र भी है, और बीकानेर में आपको पता है कि खजूर अनुसंधान केंद्र वहां पर ही है, बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र। अगर आपके अनुसंधान केंद्र और भी देखोगे तो जैसे मान लीजिए सोयाबीन और चावल, आप देखोगे दोनों खरीफ की फसल है। कौन कौन सी, सोयाबीन और चावल। तो सोयाबीन चावल दोनों खरीफ की फसल है, तो दोनों के अनुसंधान केंद्र कहां पर भी है, बांसवाड़ा में है। यानी कि दोनों के कहां पर, बांसवाड़ा में ही इसके अनुसंधान केंद्र है और दोनों ही खरीफ की फसल है। अगला बाजरा में बा है, बाड़मेर में बा है, तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां में, बाड़मेर में। कपास की बात करें, कपास की 3 फसलें होती है, लेकिन जो अमेरिकी कपास की जो फसल होती है केवल राजस्थान के एक जिले में श्री गंगानगर में होती है, इसलिए कपास का जो अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर में ही स्थापित किया गया। इसबगोल अगर आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसबगोल की जो मंडी है वो जालोर के बीनमाल में है, लेकिन जो अनुसंधान केंद्र है वो जोधपुर के मंडोर में है, और इसबगोल को गोटा जीरा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आपको मुख्य अनुसंधान केंद्र इस तरह से याद रखने हैं। और दूसरी बात, बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे थे सर आपका जो 151 का जो पूरा कोर्स है अंतिम 5 घंटे का, उसको 91 रुपये में कर दीजिए। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमने 151 बहुत कम किए हैं, आप हमारी मेहनत देखना। और बहुत से अभ्यर्थियों ने, अगर आप हमारी मेहनत नहीं होती तो हमें 5 स्टार उस पर नहीं मिलता। अभ्यर्थी इतने पैसे देने के बाद भी 5 स्टार दे रहे हैं, यानी कि कुछ तो है, यानी कि 5-6 दिन में इतना तो वो हम नहीं कर सकते, हम उसको और बढ़ाते हैं। लेकिन आपकी जो एक तरह से हम भी विद्यार्थी चाहते हैं, इसलिए बहुत ही कम रखा है, क्योंकि हमने उसमें टेस्ट भी दे दिया, हमारे नोट्स भी दे दिए, आपको याद कैसे करना है वो भी हमने उसमें दे दिए। तो आप दोबारा इस बात को न करें कि आप उसको 91 रुपये में कर दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा केवल हम एक ही कोर्स चलाते हैं, ना तो कोई चलाते ना अन्य तुम चलाते। केवल जब एक परीक्षा आती है तो एक ही कोर्स चलाते हैं, और उसमें अगर 200 बच्चों ने लिया है तो हमें 20,000 मिले, कोई लाखों रुपए हमारा नहीं हो रहा। केवल 20-30 हज़ार रुपये हमारी मेहनत लगती है बनाने की, उस पर काम करने वालों की, उस पर अपलोड करने की, तो वही हमारी मेहनत निकलती है, हमारे 1 रुपये भी नहीं बचता, कोई लाखों रुपये कमाई नहीं हो रही। तो इस बारे में आप दोबारा बात ना करें। दूसरा, प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह में जैसे पक्षी और पशु में दोनों में पा रहा है, तो दोनों की स्थापना कब हुई थी, यानी कि दोनों को कब दर्जा दिया गया था, यानी कि पक्षी और पशु के दोनों की जो दर्जा दिया गया 1981 में ही दिया गया। किसको, राज्य पक्षी को और राज्य पशु को दर्जा, यानी कि बहुत सी बार से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 1981। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे राज्य पक्षी गोडाउन है, गोडाउन कहाँ पाया जाता है, राष्ट्रीय मरुद्यान में पाया जाता है, और राष्ट्रीय मरुद्यान की स्थापना भी कब हुई थी, 1981 में ही हुई थी, जो जैसलमेर और बाड़मेर में है। और राष्ट्रीय मरुद्यान में ही आपको पता है कि एक घास पाई जाती है, सेवन घास, और सेवन घास में ही गोडाउन पक्षी की शरण स्थली माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में गोडाउन को ग्रेट इंडियन बर्ड भी कहा जाता है, मार मोरडी सोन चिड़िया भी कहा जाता है, और राजस्थान के 3 जिलों में मिलता है। ये कौन कौन सा, सोरसन बारां में, सोकलिया अजमेर में, और मरुद्यान आपको पता है जैसलमेर और बाड़मेर में मिलता है। दूसरा है पशु, आपको पता है ये भी 1981 में दोनों में पा रहा है, तो 1981 में चिकारा को भारतीय गजेला भी कहते हैं, और गजेला इसका वैज्ञानिक नाम भी है, छोटा हिरण का दूसरा नाम है, और चिकारा के लिए जयपुर का नारगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगली बात करते हैं राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प की। राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प, क्योंकि आपको पता है वृक्ष के पुष्प आते हैं, तो दोनों यानी कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, वृक्ष और पुष्प, तो दोनों ही एक साथ की स्थापना दोनों की हुई 1983 में, वृक्ष और पुष्प की। अगर बात करें राज्य वृक्ष जो केसडी है, केसडी पर 12 सितंबर 1978 को आपको पता है, इस पे जो मेला जो इसका जो केसडी का जो दिवस मनाया जाता है वो 12 सितंबर से मनाना शुरू किया है, और इसको राजस्थान का मरु का सुनहरा वृक्ष भी कहते हैं। सुनहरा वृक्ष, सुनहरा से क्या बनता है, सिनेरिया, यानी कि सुनहरी पेंटिंग, खजूर की सुनहरी पेंटिंग, तो आप याद सकते हो प्रोसेसिव सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, और रेगिस्तान का गौरव थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं।
बहुत सी बार कंफ्यूज ये हो जाता है कि थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो कल्प वृक्ष रोइडा को टिक लगा देते हैं। आपको ध्यान रखना है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी है, तो कल्प वृक्ष में पीछे क्या रहा है, वृक्ष है, तो वृक्ष है, तो आप ध्यान रखना है राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी, तो कल्प वृक्ष में पीछे क्या रहा है, वृक्ष, तो खेजड़ी इससे याद हो जाएगा आपको। इसकी पत्ती को सागरी कहते हैं और विश्व समुदाय इसके वृक्षों को समी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समी। अब आपको पता होगा गोगा जी का जो थान होता है वो भी खेजड़ी के नीचे ही होता है और विजयदशमी के दिन भी, दशहरा के दिन भी इसकी पूजा होती है। इसी तरह 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर साल मनाया जाता है। 1972 में प्रथम पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, तो 5 जून को इसको 1988 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। दूसरा है रोडा की बात करें, इसको मरुसबा राजस्थान का सागवान कहते हैं और मारवाड़ का टीक भी कहते हैं। अगर बात करें पशुधन की श्रेणी में, तो ऊंट को राज्य पशु माना गया है। अगर ऊंट की बात करें तो इसका केंद्र ऊंट प्रजनन अनुसंधान केंद्र, क्योंकि आपके अनुसंधान केंद्र दिया हुआ है, तो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, आपके जोड़ भीड़ में, जो बीकानेर में है। और सर्वाधिक जो ऊंट मिलते हैं जैसलमेर में मिलते हैं, न्यूनतम प्रतापगढ़ में मिलते हैं। इसके बाद में इसकी घोषणा कब हुई थी, 30 जून 2014 को। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आएगा। इस तरह से हमने फटाफट आपको रिवीजन कर दिया है, इसको आपको एक बार देखना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आरवी मानुषी स्टडी पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके रिट मुख्य परीक्षा 25 फरवरी को आयोजित होने वाली है, उसमें महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये परीक्षा आपकी CAT 11 फरवरी को आयोजित हुई और इसके 10-15 दिन बाद में आपके पेपर है, तो आपको ये तो यकीन होगा कि इनसे ही अधिकांश प्रश्न आपके वहाँ पर आएंगे। तो इनका विस्तार से व्याख्या करेंगे ताकि आपके आने वाली भर्ती में ये उपयोगी सिद्ध हो सके। पहले तो हम करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे, फिर राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न देखेंगे जो आपके अनिवार्य रूप से आपके पूछे जाने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, साकार खान 2012 में जिनको पद्मश्री दिया गया वो किस वाद्य यंत्र के जो संबंधित थे, तो वो कामायंचा से संबंधित थे। और आपको पता है 2012 में इनको पद्मश्री दिया था और इनका निधन 2013 में हो गया था। 2013 में निधन हो गया था और ये जैसलमेर से संबंधित है और इनकी एल्बम भी पूछी जाती है कि कौन से, यानी कि किस संगीत वादक यानी कामांचा वादक की एल्बम का नाम क्या है, यानी कि साकार खान की एल्बम का नाम क्या है, तो एट होम साकार खान इनकी एल्बम का नाम है। और ये आपको पता होगा इनको मध्य प्रदेश और राजस्थान जो भारत सरकार की संगीत नाट्य अकादमी है उनके द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। अगला, रिको के द्वारा राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, तो राजस्थान में कुल मिलाकर आपके 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। कोटा, जोधपुर, गंगानगर, अलवर में विकसित किए गए हैं। चौप क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, जयपुर में है, बिल्कुल सिंपल है। मथुरादास माथुर पुरस्कार, आपको पता है मथुरादास माथुर जो अवार्ड राजस्थान सरकार में क्रिकेट के क्षेत्र में खिलाड़ियों को दिया जाता है। आपके टॉपिक भी है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, तो ये क्वेश्चन आपकी आ सकता है। जैसे किसे सम्मानित किया गया, तो आपको पता है कि अनिकेतन चौधरी का संबंध किससे है, जिनको सम्मानित किया गया तो क्रिकेट से है। अनिकेतन चौधरी को इसमें कुल मिलाकर अनेक श्रेणियों में सम्मानित किया जाता है। तो सीनियर वर्ग में क्रिकेट में इनको अनिकेतन चौधरी को सीनियर वर्ग में सम्मानित किया गया, जबकि जूनियर वर्ग में इनको अनिरुद्ध चौधरी को सम्मानित किया गया मथुरादास माथुर अवार्ड से। इसी तरह पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राज्य की हिस्सा कितना है। क्वेश्चन वही आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की पशु गणना 2012 की तुलना में 2019 में कितनी पशुधन की कमी हुई या बढ़ोतरी हुई, ये पूछा गया था। अब ये पूछा गया है कि देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 11.5% हिस्सा है। अब इसमें आपके ऑप्शन था 11.5%, लेकिन अनेक किताबों में दिया हुआ है 11.27%। तो इस क्वेश्चन पर अपन चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 11.27 आता है, 11.5 आता है, तो हम 11.5 को ही टिक करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया है। अब क्वेश्चन पूछा गया था आपके इसके पहले वाले एग्जाम में कि 2012 की तुलना में 2019 में कितनी पशुधन में वृद्धि हुई या कमी हुई, तो आपको पता है कि राजस्थान में 1.66% की कमी हुई थी। यानी कि पशुधन की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद में एक क्वेश्चन वापस दोबारा पूछा गया, यानी क्वेश्चन वही पूछते हैं, रिपीट वही होते हैं, केवल आपको ध्यान रखना होता है। जैसे राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में यानी कि GDP में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। अब किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था, यहाँ 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय।
तो राजस्थान में और भारत में दोनों में समान है, दोनों में ही सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। और बात करें तो पहले पूछा गया था कि 2021 से 22 के मध्य राजस्थान की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई, तो आपको पता है कि उस समय राजस्थान में 2021-22 में 11.04% की वृद्धि हुई है, जो राजस्थान में देश में दूसरा स्थान है। यानी कि प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश और राजस्थान का तृतीय स्थान है जीडीपी की वृद्धि की दृष्टि से। इसके बाद में राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया था 2013 में, जब का क्वेश्चन पूछा गया था तो ये जोधपुर में स्थापित किया गया। इसी तरह आपके ये पूछा गया तो इस तरह से आप पूछ सकता है कि राजस्थान का चमड़ा पार्क कहाँ पर है, जयपुर में। होजरी पार्क कहाँ पर है, अलवर में। आगे सवाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो सवाई माता क्षेत्र कौन से जिले में है, तो बांसवाड़ा जिले में है। इसी तरह चंबल नदी किस राज्य के समूह में प्रवाहित होती है, तो आपको सबको पता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। और इसमें मध्य प्रदेश राजस्थान का 50% हिस्सा है। और इसी तरह आपको ये भी पता है कि इस चंबल नदी पर कुल मिलाकर 386 मेगावाट की जो विद्युत का उत्पादन होता है, जल विद्युत का, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 193 मेगावाट है। और माई नदी की बात करें तो माई नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समूह में बहती है और इसमें राजस्थान और गुजरात का हिस्सा 45-55 है। इसी तरह किसकी अध्यक्षता में 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। अब आपको देखना है, अगर देखिए तो जो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में। उसके बाद में ये निष्क्रिय हो गया, दोबारा इसका पुनर्गठन किया गया 1936 में। जब 1936 में इसका पुनर्गठन किया गया तब इसके अध्यक्ष बने थे चिरंजी लाल मिश्र। इसके बाद में 1938 में इसके अध्यक्ष बने थे जो आपके जमनालाल बजाज। यानी कि आपको पूछा गया है 9 मई 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, मतलब किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। अब आपके भी पूछ सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल शास्त्री 1942 में। और उसी समय जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट भी हुआ था। आगे चलते हैं। किसने असम निजामीन ने किस किले के बारे में कहा है कि ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका, तो ये कौन सा किला था, जालोर का किला था। इसके असम निजामीन की आपकी पुस्तक पूछ सकता है, इनकी पुस्तक है ताज उल मासिर। इसी तरह आपको पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी, यानी कि सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है, जो जोधपुर में है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है, ईदगाह बावड़ी है। इसी तरह मारवाड़ राव प्रणाली विगत रचना किसकी है, तो ये रचना है मोहम्मद नैंसी की। मोहम्मद नैंसी जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे और इनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछ सकते हैं कि मोहम्मद नैंसी की जो नैंसी ख्यात है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। अगर माने राजस्थान की सबसे नवीन ख्यात कौन सी है, तो दयालदास ख्यात सबसे नवीनतम ख्यात है। और दयालदास कहाँ के थे, तो बीकानेर के शासक रतन सिंह के दरबारी कवि थे। तो नैंसी ख्यात और दयालदास की ख्यात में बीकानेर के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में तृतीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था, यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में, तो जैसलमेर में है, उसके बाद में बीकानेर में है, फिर बाड़मेर में है। तो इसका आंसर था बीकानेर में। अब आप किसी पूछ सकते हैं कि कितने जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है, तो 3 जिलों में है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, तो जैसलमेर में 17 रहते हैं, बीकानेर में 78 रहते हैं, बाड़मेर में 92 रहते हैं, 3 जिले हैं। अब आपकी इस तरह से पूछ सकते हैं कि राजस्थान में कितने जिले हैं जिनमें 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो 2 जिले हैं, जयपुर और भरतपुर। जयपुर में 595 और भरतपुर में 503। ये कुछ पर्सन थे। अगले वीडियो में मैं पूरे संपूर्ण पर्सन लेके आऊंगा ताकि आपकी रिट की अच्छी तैयारी हो सके। और मैं आपका जो अंतिम कोर्स है जो आपको मैंने दे रखा है, आपको टेस्ट सीरीज वाला आर्यमानस स्टडी पर, उनको इन सब प्रश्नों को मैं आपको उस पर ऐड कर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। आपको जरूर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर आप पहले वीडियो बनाना क्यों शुरू नहीं किया, तो मैं बता दूं कि मेरी जैसे ही आरएस मुख्य परीक्षा संपन्न हुई और उसमें मेरा इंटरव्यू में चयन हुआ, उसके बाद में अभी तक इंटरव्यू की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए मुझे समय मिल रहा है। नहीं तो मैंने पिछले 1 साल से लगभग यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन मुख्य परीक्षा होने के बाद में आपके लिए मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ। अब आप देखोगे कि RTE जो अधिनियम है इसकी आप देखोगे
तो इसकी जो बुकलेट है राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की, इतनी बारीक बारीक सी बुकलेट है, यानी कि 15-20 पन्नों की बुकलेट है और वहाँ से ही पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सीमित सिलेबस है और इसमें आप पूरे 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर सकते हो। इसके लिए यानी कि आपके जो भी नंबर पूछे जाएंगे या जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने भी नंबर के रहेंगे वो पूरे आपके सही होंगे। अगर आप इसको देखोगे कंटिन्यू तो आप एक ही वीडियो में समझ जाओगे। कैसे? जैसे आप मैंने यहाँ पर पूरे क्वेश्चन लिए हैं आपके फर्स्ट ग्रेड में इस वर्ष 2022 में जो आयोजित हुए पेपर वो, और 2011 से लेकर 2022 तक आपकी रिट परीक्षा में हुए वो क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिए, जिससे आप समझोगे किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए। आप इन क्वेश्चनों को देखने के बाद में आप धाराएं बिल्कुल याद आसानी से कर सकते हो। जैसे RTE 2009 की अधिनियम की जो धारा है 25 का संबंध किससे है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद में 2009 का अध्याय का संबंध किससे है, 4 का। धारा 10 का संबंध किससे है, RTE 2009 की कक्षा 1 से 5 के लिए, यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए, न कि 6 से 8 के लिए। एक कक्षा में अगर 61 से 90 के छात्र है तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। इसी तरह RTE 2009 की धारा 29 की उपधारा A का संबंध किससे है। ये 5 क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे। इसी तरह ये क्वेश्चन जो नीचे के हैं ये आपके रिट में पूछे गए थे, यानी कि वो छोटी सी बुकलेट ही है, उससे पूरे क्वेश्चन पूछे गए। RTE 2009 में अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने हैं। RTE 2009 में किसी पर ध्यान नहीं दिया गया है, कथन आया था। RTE 2009 में देश में कब लागू हुआ। RTE 2009 में कौन सा कथन सत्य नहीं है, और RTE 2009 में अध्यापक के कौन से दायित्व को पूरा करना होगा। इस तरह से आपके पूछे गए। अब मैं आपको धाराएं बताऊंगा, पूरे इनके आंसर बताऊंगा, आप इसको आराम से देखना और बिल्कुल याद करने की कोशिश करना। मैं आपको यहाँ पर याद कराने की कोशिश करूंगा। पहले तो आप धाराएं याद कर लीजिए, फिर इनके आंसर बताता हूं कि किस तरह से आपको इनको तैयार करना है। यानी कि मैंने कोशिश की है कि पूरे की पूरी जो आपके सिलेबस है, जैसे ये सिलेबस मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा, तो आपका जितना भी सिलेबस है मैं 2-4 वीडियो में आपके संपन्न कराने की कोशिश करूंगा। जैसे आपके 26, 27, 28 को आपको रिट का पेपर है, मुख्य परीक्षा का प्रहरी को, तो आप बोल सकते हो कि आपका रीजन है, आप पढ़ाई नहीं कर सकते उस समय। क्यों? क्योंकि 26, 27, 28 को आपका रीजन है कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो रीजन से क्या हो रहा है, री से रिक्त, ज से जनगणना, न से निजी, यानी कि धारा 26 का संबंध किससे है कि आपके विद्यालय में कम से कम रिक्त पद, यानी कि 10% से कम, यानी कि उससे ज़्यादा खाली नहीं होना चाहिए। 27, यानी कि धारा 27 का जैसे क्या बन रहा है, जनगणना, यानी कि धारा 27 का मतलब ये है कि इसमें आपको अध्यापक की ड्यूटी जनगणना, चुनाव, आपदा के अतिरिक्त किसी में लगाई नहीं जा सकती। इसी तरह 28 न आ रहा है पीछे, तो 28 में मतलब है कि अध्यापक निजी ट्यूशन नहीं करा सकता। 3 धारा याद होगी। अब बाकी और धारा याद कीजिए, कैसे, किस तरह से। धारा 12 से 17 तक आप देखोगे तो सभी में नहीं 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 है, यानी कि 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 15 में नहीं, 16 में नहीं, 17 में नहीं, यानी कि आपको नहीं ध्यान रखना है। कैसे? जैसे धारा 25 की नहीं में यह है कि किसी भी विद्यालय को अपनी 25% सीटें किन के लिए, जो वे छात्र जो अपनी फीस देने में असमर्थ है, जो फीस नहीं दे सकते, यानी कि जो कमजोर है, नहीं दे सकते, तो उनके लिए 25% सीटें उनके लिए देनी होगी। इसकी तरह नहीं, यानी कि 13 में, धारा 13 में दिया हुआ है कि नहीं, यानी कि शुल्क नहीं लिया जाएगा किससे, यानी कि किसी भी छात्र से। अगर शुल्क लेते हैं तो फर्स्ट में 25,000 जुर्माना, दूसरी बार में फिर अपराध करते हैं तो 50,000 जुर्माना। इसी तरह 14 में नहीं, यानी कि किसी भी विद्यार्थी से जिसे अनावश्यक प्रमाण पत्र नहीं लिया जाएगा। 15 नहीं, यानी कि वर्ष भर, यानी कि किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर क्या आया, नहीं किया जाएगा। ऐसे तो आपके दिया हुआ है कि 30 सितंबर तक प्रवेश लिया जाएगा, लेकिन प्रावधान ये है कि अगर अभ्यर्थी उसके बाद में भी आता है तब भी उसको प्रवेश दिया जाएगा, नहीं उसको रोक नहीं सकते। फिर 17 है नहीं, यानी कि किसी भी अधिनियम 16 के तहत किसी भी अभ्यर्थी को फेल पास नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में ये संशोधन किया गया कि राज्य सरकार अपनी इच्छा अनुसार इसमें डिसीजन ले सकती है। 17 नहीं, यानी कि सभी में नहीं है। 17 के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। एक पूरी धारा आपकी याद हो गई। इसी तरह आपकी धारा यहाँ पर याद हो गई। जैसे
ये धारा याद होगी आपको, जैसे ये 26 27 28 याद हो गई, 12 13 14 15 16 17 याद हो गई। एक बार फिर वीडियो को देख लेना। अब मेरे पास इतना समय नहीं है और मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो उसमें लगभग 2 से 3 4 घंटे लग जाते हैं और मेरे पास इतना समय भी नहीं रहता। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपके सबको समझाने की कोशिश की है, ताकि मैंने आपके इसी तरह से पूरे क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की है ऐप पर। उसमें मैंने डाल दिया है पूरे नोट्स, ताकि आप वहाँ से देख सके, और पूरे टेस्ट सीरीज भी बना दिए आपके, ताकि आप वहाँ से अच्छे से कम समय में आप उसका रिविजन कर सके। इसी तरह आपके 26 27 28 हो गए। इसके बाद में देखिए 18 धारा, यानी कि 18 धारा, दो धारा का संबंध 18 है। जैसे मान लीजिए आपकी आयु 18 साल होती है तभी आपको मतदान की मान्यता प्राप्त होती है, यानी कि कितने वर्ष में, 18 वर्ष में, यानी कि मान्यता। इसी तरह 18 का मतलब क्या है कि मान्यता, यानी कि 18 का संबंध किससे है, मान्यता से, स्कूल की मान्यता से संबंध है। अगर वो मान्यता बिना चला रहा है तो उस पर 1 लाख का जुर्माना किया जा सकता है, अगर प्रतिदिन 10,000 रुपये के हिसाब से। इसी तरह धारा 19 का संबंध किससे है, तो 19 को अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो 19 बोलोगे। 19 में पीछे क्या आ रहा है, तीन का मतलब 3, यानी कि विद्यालय जितने भी मानक हैं, जैसे 4 दीवारी या खेल का मैदान जो भी है, वो सब उसको 3 वर्ष के अंदर अंदर पूरा करना होगा। 19 में 19 का मतलब 19, 3 का मतलब 3 वर्ष में, यानी कि धारा 19 का संबंध किससे, विद्यालय मानक के 3 वर्ष में पूरा करना होगा। इसके बाद में और धारा देख लीजिए, जैसे G20, अभी G20 का सम्मेलन यानी कि इस बार भारत में आयोजित होगा, तो केंद्र सरकार उसमें जो चाहे वो संशोधन कर सकती है। तो इससे आप याद कर सकते हो कि धारा 20 का संबंध है कि केंद्र सरकार नए मानक, नए लोप उसमें कर सकती है। किसमें, RT अधिनियम 2009 में किसी भी तरह के उसमें संशोधन या ये कर सकती है। इस तरह से आप पूरी धारा याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके, जैसे RT अधिनियम धारा 25 का संबंध किससे था, छात्र शिक्षक अनुपात से। अब आपको छात्र शिक्षक अनुपात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके और पूछे गए थे। जैसे कक्षा 1 से 5 के लिए एक कक्षा में 61 से 90 के छात्र हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर देखिए, आपको देखना यह है कि जैसे अगर मैं कक्षा 1 से 5 की बात कर रहा हूँ, कक्षा 1 से 5 तक की, अगर कक्षा 1 से 5 की बात करो तो जिसे 60 बच्चों पर 2 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। फिर 90 बच्चे हो जाते हैं तो 3 शिक्षकों की आवश्यकता हो जाएगी, यानी कि 60 से 90 पर, यानी कि 30 बच्चों पर 1 शिक्षक बढ़ जाता है। अगर फिर 90 से 120 होते हैं तो फिर 30 बच्चे बढ़ते हैं तो 4 शिक्षक, यानी कि प्रत्येक पर 1 शिक्षक बढ़ रहा है। यानी कि कक्षा 1 में 1 से 5 तक, यानी कि 200 बच्चों तक तो 30.1, यानी कि 30:1 का अनुपात रहेगा। लेकिन कक्षा 1 से 5 के ऊपर अगर 200 से ऊपर बच्चे निकल जाते हैं तब ये अनुपात 40:1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब 200 से ऊपर बच्चे रहेंगे तब भी ये अनुपात 40:1 रहेगा। लेकिन 40 से 200 से कम रहेंगे तो 30:1 ही बच्चों का रहेगा। तो आपके पूछा गया था यहाँ पर कि 60 से 90, यहाँ देखो क्वेश्चन, 60 से 90 के बीच में छात्र हो तो कितने शिक्षक की आवश्यकता होगी, यानी 3 शिक्षक की आवश्यकता होगी। अब फिर क्वेश्चन पूछा गया आपके कि RT अधिनियम का अध्याय 4 का संबंध किससे है। अब आपको यहाँ पर सूक्ष्म दृष्टि रखनी है कि अध्याय पूछ रहा है कि धारा पूछ रहा है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आप वहां पर गलत करके आओगे। कैसे करके आओगे, क्योंकि आप वहां पर ध्यान रखना, अगर आपको कोई शब्द, आप ध्यान रखना, अगर आपको कोई शब्द ऐसा लगता है कि वो थोड़ा कंफ्यूजन है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना पेपर के नीचे और उसको पढ़ना। जैसे नया अध्याय आया तो इस पर नया अंडरलाइन करना वहां पर पेपर में। पेपर पर अंडरलाइन करने के लिए आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो उसको आराम से पढ़िए या बाद में कीजिए कि धारा पूछा या अध्याय पूछा। तो अध्याय 4 का संबंध किससे है, तो अगर अध्याय की बात करें तो अध्याय किस तरह से याद करोगे आप। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं राजस्थान के RT 2011 के, तो इसमें अध्याय कितने हैं, जैसे 9, 10, 11, यानी कि आपके जो राजस्थान RT 2011 था वो 2011 में लागू हुआ था और इसमें 10 अध्याय हैं और 29 धाराएं हैं, यानी कि 9, 10, 11, यानी कि 29 धारा, 9 से 29, 10 से 10 अध्याय और 11 से 2011 में लागू हुआ। इसी तरह RT जो केंद्र सरकार का था उसमें 7 अध्याय, 38 धाराएं और 2009 में जो अधिनियम बना था 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। इसके बाद में अब आपकी पूछा गया है कि अध्याय 4 का संबंध किससे है, तो विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से उसका संबंध है। अब आपके बात ये आती है कि RT 2009 है, उसमें
आपके सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है। तो सबसे बड़ा अध्याय तो आपके 4 ही है जो आपकी पूछा गया, और सबसे छोटा अध्याय आपके 1 है जिसका संबंध प्रस्तावना से है, जिसको आरटीई यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को जन्मदाता कहा जाता है। इस तरह से आपको सब कुछ याद करना है। अब इसी तरह आपकी जो आरटीई जो अधिनियम था उसमें 2 वर्ग हैं, प्रथम और द्वितीय। जब प्रथम पहला वर्ग है 1 से 5 तक, तो पहला वर्ग है तो 1 किलोमीटर, पहला में भी 1 और पहला में भी 1, यानी कि इसमें 1 किलोमीटर की दूरी होना आवश्यक है, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी के आसपास ही विद्यालय स्थापित करने चाहिए। और दूसरा वर्ग है तो 2 किलोमीटर, पहला वर्ग है तो 1 किलोमीटर, दूसरा वर्ग है तो 2 किलोमीटर, यानी कक्षा 6 से 8 के बीच में जो दूरी होनी चाहिए विद्यालय की वो 2 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। इसी तरह मैंने कोशिश की है कि आपके सब कुछ यानी कि उसमें डाल दूं ताकि आपके अंतिम समय में पूरा रिवीजन हो जाए, क्योंकि मेरे पास भी क्योंकि एक वीडियो जो आप जानते हो तो इसको आप देखोगे, मैं आपको अपलोड करूंगा तो इसमें समय लगेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि, और मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो को उसमें देख सकें। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर इसमें कुछ रह गया हो, जिससे धारा 21 का संबंध किससे, एसएमसी से का संबंध है जिसका आप दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको सब याद करना है। ये जो आपके दायित्व ये देश में लागू हुआ 1 अप्रैल, किस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये कथन है, जो कथन आपको वहां पर पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी हमारे ऐप पर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, आपके पूरे समाधान होंगे, आपको किसी प्रकार की जो असुविधा नहीं होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे वीडियो को आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब भी मेरा वीडियो आता है तो मैं पूरी तैयारी करके ही आता हूं ताकि आपको एक ही वीडियो में अधिक से अधिक आपको पढ़ने को और सीखने को कुछ मिले। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके रिट मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाली राजस्थान समसामयिक को आप किस तरह से तैयार करोगे ताकि आपके पूरे क्वेश्चन वहां से ही आए, यानी कि आपको कम मटेरियल पढ़ना है लेकिन वहां से आपके पूरे क्वेश्चन बैठना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि आपके 29 जनवरी 2022 और 2023 और 4 फरवरी 2023 यानी कि आपके जनवरी और फरवरी माह का जो करंट अफेयर है आपका कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने आपके परीक्षा में पूछे गए करंट अफेयर को यहाँ पर लाने की कोशिश की है। जैसा कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछे गए आपके राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न, या फिर अभी आयोजित हो रही आपकी सीएटी 12वीं स्तर की जो परीक्षा अभी आपके 4 फरवरी को एग्जाम हुआ, 5 फरवरी को होगा, तो उसमें पूछे गए प्रश्नों को कुछ आपके समक्ष लाया हूं। आपको किस तरह से आपको प्रश्न तैयार करने हैं, किस तरह से आपके पूरे क्वेश्चन सही होंगे, इसको देखना। देखो, आपके पूछा गया दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार किसे दिया गया, यानी कि दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार किसे दिया गया। ये सबको पता होगा कि राज कला सुबा को यह पुरस्कार दिया गया था, लेकिन अब आप इसको देखोगे तो इसके आसपास ही अब आपके दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके किस तरह से पूछा जाएगा कि राज कला सुबा को जो पुरस्कार दिया गया वो उदयपुर की साहित्य अकादमी में दिया गया। लेकिन आपको एक बार और ध्यान रखना है कि इसी समय जब वहां पर जिला कलेक्टर मौजूद थे, उदयपुर के जो जिला कलेक्टर थे ताराचंद मीणा, तो ताराचंद मीणा को वहां पर इसी समय कब, जब वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया, तभी ही उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार दिया गया। तो इस बार आप इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि उसके आसपास क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। तो इस तरह से मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार किसी को दिया गया, ताराचंद मीणा को दिया गया। ठीक है, इसके बाद में देखोगे 15वीं विधानसभा में अब तक कितने स्थानों पर उपचुनाव हुए, यानी कि 15वीं जो विधानसभा है अब तक इसमें जो कितने जगह पर अभी तक विधानसभा उपचुनाव हो चुके हैं, तो इसका आंसर था 8। अब आपको ये पूछना है कि जो 8 उपचुनाव हुए उसमें आसपास के देखना है आपको, यानी कि 8 उपचुनाव हुए उसमें से अब आप देखोगे तो उसमें से 6 सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई, 1 सीट पर बीजेपी की विजय हुई, 1 सीट पर आरएलपी राष्ट्रीय लोकदल की विजय हुई। और नवीनतम जो उपचुनाव हुआ वो सरदार शहर में हुआ था, चूरू में, जिसमें अनिल शर्मा यानी कांग्रेस के जीते थे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह कौन सा दिन बच्चों के लिए नो बैग डे
था, यानी घोषित किया सरकार ने। तो इसमें भी आपको पता है कि शनिवार था। अब नो बैग डे से आपके अगला प्रश्न क्या पूछ सकते हैं, नो बैग डे में आपके कक्षा के अलग अलग समूह बना रखे हैं, जैसे कक्षा 1-2 के अलग समूह, कक्षा 3 से 5 तक का अलग समूह और 6 से 8 तक का अलग समूह। जैसे अगर पूछूं तो कक्षा 1 से कक्षा 2 का जो समूह है उसको नाम दिया गया अंकुर, और कक्षा 3 से 5 के कक्षा समूह को दिया गया नाम प्रवेश, और कक्षा 6 से 8 तक के कक्षा समूह को दिया गया नाम दिशा। इस तरह से मैंने क्वेश्चन की आपके जो एक में डाले हैं 500 क्वेश्चन, उनके सभी के चाहे साइकोलॉजी हो किसी भी तरह का हो, उनका सबका विस्तार से मैंने लिखा है, आपको समझाया है, ताकि आपके 5 घंटे में ही आपकी पूर्ण रूप से तैयारी हो जाए। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में सत्य कथन कौन सा है, ये पूछा गया। आपके क्वेश्चन बार बार में ये पूछ रहे हैं, यानी कि आप देखोगे तो पूरे क्वेश्चन वे के वही आ रहे हैं, चाहे राजस्थान जीके के हो या फिर आपके करंट अफेयर को हो या साइकोलॉजी को हो, पूरे क्वेश्चन वही आ रहे हैं। जैसे आपके बताओ शिक्षा मनोविज्ञान में आप देखोगे तो इससे पूर्व जितने भी पेपर हुए 2011, 2015, 2017 जितने भी पेपर हुए, उसमें आपके RTE 2009 निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम में हर बार आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इस बार जोड़ दिए तो उन क्वेश्चनों के आसपास देखो, या फिर आपके फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके देखो, तो वे क्वेश्चन आपके इस बार पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि उनके आपको सर्च करना है। देखो प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में सत्य कथन क्या है, तो इसमें आपके 4 कथन दिए हुए थे, एक कथन आपको गलत देखना था। तो इसमें कथन था कि राजस्थान की प्रथम बार हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की गई, और इसमें 5 वर्षों में 50,000 रोजगार का सृजन का लक्ष्य रखा गया। और इसमें गलत आंसर ये था कि उसमें दे रखा था ये 2025 तक प्रभावी होगी, जबकि इसका सही आंसर था कि ये 2026 तक प्रभावी रहेगी। कब तक? 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद में राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। अब ब्रांड एम्बेसडर की जो क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आपको देखना है कि नवीनतम राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से, तो आपको वहां सामने लिखना है, ताकि आपकी वो पूछेगा। अगर आपकी इस बार पूछा गया तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लखेरा है, तो अगली बार आपसे पूछ सकता है कि किसे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो प्रिया सिंह को नियुक्त किया गया। इसी तरह आपसे पूछा गया है कि राजजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रुमा देवी है। आपको पता है रुमा देवी बाड़मेर से संबंधित है। इस तरह से आपको ये आसपास के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया 19वीं पशुधन गणना 2012 में हुई थी, उसके बाद में 20वीं पशुधन गणना 2019 में हुई, तो आपको ये पता लगना है कि इसमें कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि वृद्धि हुई या कमी हुई, पशुओं में वृद्धि हुई या कमी हुई। तो इसमें आंसर था कि आपकी जो नवीनतम पशु गणना हुई 20वीं, उसमें आपके 1.66% की कमी हुई। अगर आप देखो तो 2012 में 57.7 मिलियन पशुधन था, और 2019 में 56.8 मिलियन पशुधन रह गया। यानी कि इस तरह से आप पशुओं को भी ध्यान रखना है, और इसके तहत आपके 1.66% की पशुधन की कमी हुई। अगर राजस्थान में पशुधन के मामले में देखो तो भारत में इसका दूसरा स्थान है। इस तरह से आपकी वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके आसपास से। आज आगे देखिए, राजस्थान के डेलपिक खेलों के बारे में सत्य कथन है। डेलपिक खेलों का मतलब होता है जैसे संगीत के संबंधित या आपकी चित्रकला से संबंधित, इस तरह से जो खेल होते हैं। तो डेलपिक खेलों के बारे में आपके सत्य कथन कौन सा है। पहले तो आपको बता दूं कि डेलपिक खेलों के बारे में आपको कुछ जान लेना है, क्योंकि क्वेश्चन फिर पूछ सकते हैं आपके। जैसे ये खेल केवल राजस्थान के निवासी ही खेल इसमें भाग ले सकते हैं, और वही भाग ले सकते हैं केवल जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच की हो। इसी तरह ये खेल 9 से 12 फरवरी 2023 तक जयपुर के जवाल कला केंद्र में आयोजित किए जाएंगे। और यहाँ पर आपके उसमें आंसर दे रखा था जयपुर नहीं अजमेर दे रखा था, जबकि ये जयपुर के 9 से 12 फरवरी, अब आपकी एग्जाम भी 26 से 27 फरवरी को है, तो 9 से 12 फरवरी के बीच में आयोजित किए जाएंगे। और इनमें प्रतियोगिता 6 वर्गों में आयोजित की जाएगी, डेलपिक वर्गों में। ठीक है, आगे देखिए, पूछा गया राष्ट्रीय जम्बूरी के संबंध में सही कथन है। राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान में बहुत चर्चित रहा, और इस बार आपके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो राष्ट्रीय जम्बूरी के संबंध में सही कथन क्या है, तो राष्ट्रीय जम्बूरी की बात करें तो स्काउट गाइड से संबंधित है। अगर बात करें तो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के पाली जिले के रोहट में किया गया। और अब के बाद आपसे पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। और कहां आयोजित हुई थी, पाली के रोहट में हुई थी। और इसका देह वाक्य क्या है, तो इसका देह वाक्य है शांति के साथ प्रगति। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान में दूसरी बार है जब राजस्थान में राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया गया।
इससे पहले राजस्थान में राष्ट्रीय जमहूरी का आयोजन 1956 में किया गया था जयपुर में, यानी कि 67 वर्ष के बाद में राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रीय जमहूरी का आयोजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आसपास आपके ये क्वेश्चन छपेंगे। ये नहीं, अगर पहले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपके नहीं पूछे गए तो उसके आसपास जो है वो पूछे जाएंगे। यानी कि एग्जाम अगर आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो करंट अफेयर आता है, आप किस किस को पढ़ोगे उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इनको देखते हो तो आप और बच्चों से आगे निकलोगे। और हमने यही कोशिश की है कि आपके ऐप में जो 500 क्वेश्चन दिए हैं 5 घंटे में आप उसका 2 बार 3 बार रिविजन करो, कितनी बार भी करो। और हमने आपके उसमें 4 मॉडल टेस्ट पेपर निःशुल्क डाल दिए हैं ताकि आप उसकी तैयारी कर सको सेकंड ग्रेड की तरह। और हमें उम्मीद है कि आपके अधिकांश प्रश्न उससे ही आपके छपेंगे। इसी तरह आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2021-22 में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है, यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर क्या है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पूछा गया है स्थिर कीमतों, अगर स्थिर कीमतों में पूछा गया तो वो थी 11.04% की वृद्धि दर थी। अब स्थिर कीमतों पूछा गया तो अगली बार पूछ सकते हैं कि प्रचलित कीमतों पर क्या है वृद्धि दर, तो प्रचलित कीमतों पर है 18.04% वृद्धि दर है प्रचलित कीमतों पर। इस तरह से मेरा बताने का उद्देश्य ही था। मैं वो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, यानी कि इस तरह से आपको तैयारी करनी है। आसपास के आपके अरेंज यानी कि 2-4 वीडियो में आपकी पूरी करंट अफेयर आपके कंप्लीट करा दूंगा। इस तरह से आपको समझना है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज सीएटी यानी कि जो आपकी 12वीं स्तर का जो एग्ज़ाम हुआ अभी कल परसों, तो उसके एग्जाम में कौन कौन से राजस्थान के प्रश्न पूछे गए, इन प्रश्नों को हल कराने का उद्देश्य ये होता है क्योंकि हमारे सामने अभी कुछ दिन बाद में रिट मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है और वो परीक्षा आपके प्रथम बार है, तो उसमें कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ये जो वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है आपके प्रश्नों को पूछने का, तो उससे लगभग आपके वही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन एक बात तो देखकर लग रहा है कि आपके या आप देखोगे जे भी प्रश्न वो आपके पढ़े हुए ही आ रहे हैं, यानी कि राजस्थान के जितने प्रश्न आते हैं वे के वही आपके पूछे जा रहे हैं जिनको आप पढ़ रहे हो, यानी कि कोई नया नहीं होता है। लेकिन आपको ये देखना जरूरी होता है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके आसपास के प्रश्नों को आपको तैयार करना होता है, क्योंकि प्रश्न पूछने का तरीका बिल्कुल वही रहता है। तो इसलिए आपको इनसे ये जानकारी मिलती है कि अपनी जो अध्ययन है वो रिवीजन है वो किस दिशा में होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर करके बताता हूँ। जैसे जन्म से संबंधित संस्कार कौन सा है, यानी कि जन्म से संबंधित संस्कार कौन सा है। आपके संस्कार 3 तरह के होते हैं। ऐसे तो कुल आपके 16 संस्कार माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधित और मृत्यु से संबंधित। जड़ूला आपके उसमें आंसर था, लेकिन जन्म से संबंधित और भी है, जैसे गर्भाधान है, जब पुष्वन है, 8वां पूजन है। पुष्वन यानी कि 5वें माह में यानी कि 4था या 5वां माह में, 8वां पूजन यानी कि 8वें माह में। ये जन्म से पहले के संस्कार है 3, कौन कौन से, गर्भाधान, पुष्वन और 8वां पूजन। यानी कि आपकी ये पूछ सकता है इनमें से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व के नहीं है, तो ये तो है कौन कौन से, गर्भाधान, पुष्वन और 8वां पूजन। इसी तरह आपके मृत्यु से संबंधित, यानी कि आपको देखना है मृत्यु से संबंधित यानी कि शोक से संबंधित, जैसे बैकुंठी जिस पर मृत्यु होने के बाद में शरीर को लेटा कर ले जाता है, बके जब पैसे बिखरे जाते हैं। इसके बाद दंडोत यानी कि दंडोत होते हुए, अध्यथा यानी कि जब आदि रास्ते में मृत्यु की जो बैकुंठी है उसको घुमाया जाता है। इसके बाद में लोपा यानी कि उसके मृत्यु को जहाँ पर जलाया जाता है वहाँ पर उसको लेपा जाता है। इस तरह से आपके बैकुंठी, बखेर, दंडोत, अध्यथा और लोपा आपके ये शोक से संबंधित संस्कार है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का कितना भाग मरुस्थल है, तो आपके 2/3 भाग मरुस्थल है। 61.11% भाग तो आपके मरुस्थल है, उस पर 40% जनसंख्या रहती है, 12 जिले हैं। इस तरह से मरुस्थल में आपके कितने आ सकते हैं। मरुस्थल से संबंधित बहुत से आपके आंकड़े हैं जो आपको पढ़ने हैं, लगभग आप सभी को याद है। इसके बाद में थार नेविट के अनुसार जैसलमेर में जलवायु प्रदेश कौन सा है। जैसलमेर का जलवायु प्रदेश पूछा है तो आपके EAD था, लेकिन आपकी जैसे सेकंड ग्रेड हुआ उसमें बार बार में आपको कोपेन वाला पूछा जा रहा है, तो कोपेन वाला आपको याद करना आवश्यक है।
कोपेन में केवल आपको ए और बी और सी याद करना है, ए बी सी ही राजस्थान में, इसके बाद में डी ई एफ कौन सा भी राजस्थान में नहीं है। आपकी पूछा गया था इनमें से राजस्थान में कोपेन का कौन सा जलवायु वर्गीकरण नहीं है। कोपेन ने 4 भागों में राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को बांटा है, जिससे बात कर सकते हैं ए डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी, यानी कि ए बी सी 3 ही भाग है जो आपको ध्यान में रखने हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे ए डब्ल्यू नीचे है बांसवाड़ा साइड में, सी डब्ल्यू जी आपके पूरी मैदान में है और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू और बी एस एच डब्ल्यू आपके पश्चिमी राजस्थान में संबंधित है। अगर आप इस एस से ध्यान रख सकते हो, एस से सेमी, एस से क्या बनता है सेमी, सेमी यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थल में है और डब्ल्यू यानी कि पूर्ण मरुस्थल में है। इस तरह से आपको याद करना है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बार बार में। भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहां पर हुआ था, यानी कि रानाबाई का पूछा तो इनका जन्म हरनावर नागौर में हुआ था। अब आपका रानाबाई पूछा तो इससे पहले आपके क्वेश्चन पूछ सके हैं, जैसे कर्माबाई का जन्म आपके 1615 में हुआ था, ये भी नागौर से संबंधित है। इनका जो संबंध है वो कालवा गांव से, कालवा में क है, कर्माबाई में भी क है। तो आपको ध्यान रखना है जिस तरह से ये कर्माबाई मारवाड़ की मीरा कहलाती है, इसी तरह आपको मीरा से ध्यान रखना है कि मीरा का जन्म कहाँ हुआ था, कुड़की गांव में हुआ था, पाली के। उनका जन्म हुआ था 1604 ईस्वी में, ठीक है। इनका कब हुआ था, 1615 ईस्वी में हुआ था कर्माबाई का। इसी तरह आपके सजोबाई जो तरंदाज की शिष्या थी, उनका संबंध कहाँ से है, डेरा ग्राम से है। इस तरह से आपको वहां पर लिंक बनाकर आप क्वेश्चन को चलना है, तो आपके पूरे क्वेश्चन वहां से बैठने वाले हैं। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है, तो सही क्रम आपको उत्तर से दक्षिण की ओर देखना है। इसी तरह आपके सेज पूछा जाता है, सेज क्या है, सेज में कौन कौन से जिले हैं, इसका आंसर आपको देना है सेज में एस है, एस से क्या बनता है साउथ का मतलब है सेज आपके इस तरह से साउथ में, ऊपर नहीं है साउथ में, इस तरह से आपके सेज आपको देखना है, यानी कि जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, आपके बीकानेर नहीं आएगा उसमें उत्तर में, यानी कि सेज में एस में एस है, एस से क्या मतलब साउथ में, सेज के इस तरह से विस्तार है, आपके आरएस प्री में पूछा गया था हो। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर इस तरह से आपके उत्तर से दक्षिण की ओर है। अगर हम बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पूछा गया तो आपके इस तरह से पूछ सकता है कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है, तो बीकानेर की लगती है, सर्वाधिक तो जैसलमेर की लगती है, लेकिन आपको बीकानेर में बी है और भीलवाड़ा में आगे क्या है, बी है। तो भीलवाड़ा यानी कि भीलवाड़ा की सबसे कम सीमा लगती है मध्य प्रदेश से और बीकानेर की सबसे कम सीमा लगती है पाकिस्तान से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसी तरह बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, दक्षिण पश्चिम बोली जाती है। बागड़ी आपको पता है माओ जी ने इसमें ही अपने चोपड़े लिखे थे इसी भाषा में, तो ये आपको ध्यान रखना है। टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री किसको दिया गया, तो मोहनलाल कुमार को दिया गया, यानी कि मोलेला जो आपकी जो चित्रकारी है चित्तौड़ के जो आपके, उसमें आपको ध्यान रखना है मोलेला ग्राम आपके प्रसिद्ध है बहुत ही। इसी तरह जीलीबाव और मामदेव कुंड किस जिले में है, किस किले में है, तो ये मामदेव कुंड और जीलीबाव किस में है, तो ये कुंभलगढ़ में है। इसी तरह राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कब कहाँ पर हुई थी, तो वर्धा में हुई थी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे आपके जीलीबाव मामदेव कुंड किस में है। इसी तरह आपके सिंह गेट में आपके 29 जो जनवरी को क्वेश्चन हुआ था, उसमें भी आपके एक क्वेश्चन इसी से कुंभलगढ़ किले से पूछा गया था। यानी कुंभलगढ़ किला और आपके अजमेर किला और आपके बूंदी किला, अभी 3 ही किले आपके फेमस चल रहे हैं पूछने के हिसाब से। राजस्थान सेवा संघ और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहां पर हुई थी, वर्धा में हुई थी, महाराष्ट्र के। लेकिन अब आपको यह ध्यान रखना है कि राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण कब हुआ था, तो राजस्थान में स्थानांतरण 1920 में अजमेर में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां पर हो गया था, अजमेर में। यानी कि राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा 2 ही टॉपिक आपके चर्चित है जो बार में पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान मध्य भारत सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1918 में हुई थी दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में। इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, दूसरा अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था और तीसरा अधिवेशन 1920 में अजमेर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कब और कहां पर इसके अधिवेशन हुआ था। अगर तीसरे अधिवेशन की बात करें 1920 में अजमेर में, तो जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो कोटा और जलावाड़ में है। जैसे इसी तरह आपके शाहबाद की उच्च भूमि कहाँ पर है, बारां में है। रामगढ़ क्रेटर कहाँ पर है, बारां में है। इसी तरह जो आपकी बन देवरा है कहाँ पर है, बारां में है। जो आपके जैसे रामगढ़ क्रेटर की पूछते हैं तो राजस्थान का 200वां क्रेटर है, भारत का 3रा क्रेटर है, राजस्थान का पृष्ठ क्रेटर है। इसके बाद में अजरक प्रिंट का संबंध कहाँ से, बाड़मेर से। तो अजरक प्रिंट आया तो आपके एक और ध्यान रखना है, जिसे जाजम छपाए और आजम प्रिंट। जाजम में पीछे क्या है, जम है, आजम में क्या है पीछे, जम है। तो दोनों का संबंध कहाँ से, चित्तौड़गढ़ जिले से है।
इसके बाद में बात करते हैं आपके एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो एकीकरण आपके 7 चरणों में पूर्ण हुआ। लेकिन 7 चरण पूर्ण होने के बाद में भी आपको पता है अजमेर के मुख्यमंत्री कौन थे, यही क्वेश्चन पूछा गया आपके। तो अजमेर के मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे, यानी कि अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसको राजस्थान के एकीकरण में इसको शामिल नहीं किया गया, यानी कि अलग ही शामिल किया गया, उसको बाद में इसमें मिलाया गया। तो अजमेर के मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। और इस समय जब अजमेर की जो विधानसभा थी उसका नाम था दरा सभा, और दरा सभा में उस समय 30 सदस्य थे, और इनकी पत्नी का नाम रमा देवी था। इसी तरह चित्तौड़ की ओरी जिसको क्या कहते हैं, तस्वीरों का कारखाना कहते हैं। तो चित्तौड़ की ओरी किसके समय स्थापित की गई थी, तो महाराणा जगत सिंह के समय स्थापित की गई थी तस्वीर कारखानों। इसी तरह कानन मेला यानी कि बाड़मेर में, कहाँ पर, इसमें जो आपके कानन मेला बढ़ता है बाड़मेर में, वो किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके गेय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, और ये भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। बाजूबंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, भुजा में। इसी तरह आपको पूछा गया था तिमनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, आपके गले में। जो हमने आपके लिए 4 टेस्ट सीरीज ऐप पे दी है, आपके 500 प्रश्नों की पीडीएफ का मतलब ये नहीं है 500 प्रश्न बनाए। मैंने स्वयं के जितनी मैंने तैयारी की है, जितनी बार मैंने एग्जाम पार्ट किए हैं, उन सभी के जो अंतिम समय में जब आप नोट्स पढ़ते हैं तो वो पीडीएफ है आपके। प्रश्न तो है ही नहीं, प्रश्न तो वो है जो मुख्य मुझे लगता है कि प्रश्न आपके पूछते हैं, लेकिन मैंने संक्षिप्त रूप से आपके अंतिम समय में जो नोट्स है वो आर्य मानुष्य स्टडी ऐप पर डाले हैं, और आपके 4 टेस्ट उस पर दिए हैं, और जितने प्रश्न है वो उसको उस पर डाले हैं। आप उसको अभी ही आपके अंतिम समय में काम आते हैं, क्योंकि मैं शायद सेकंड ग्रेड हो या फिर कौन सा भी एग्जाम हो, मैं अंतिम समय ही जब 10-15 दिन रहते हैं बाकी, जब भी उनको मैं देता हूं, ताकि आपके अंतिम समय में बहुत काम आए। आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करके उसमें ले सकते हैं, तो वो आपके बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। चाहे आपके फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल हो, उसमें राजस्थान शिक्षा मनोविज्ञान सभी उसमें मैंने दे रखे हैं नोट्स में, यानी कि आपके वो कारगर सिद्ध होंगे। इसके बाद में बात करते हैं बाजूबंद भुजा पहना जाता है। अब इसके बाद में फिर प्रश्न पूछे गए आपके, किलेबंदी के अवशेष कहाँ से मिले हैं, किलेबंदी के अवशेष आपके कालीबंगा से मिले हैं। किलेबंद का मतलब होता है किसी आपके सभ्यता की चारों ओर सुरक्षा दीवार थी, तो किलेबंदी भी पूछ सकता है या फिर आपकी सुरक्षा दीवार भी पूछ सकता है, तो कालीबंगा से। इसी तरह गणेश्वर, यानी गणेश्वर में केवल पत्थरों की ही चुनवाई थी, तो यहाँ पर ईंटों का उपयोग नहीं मिला, यानी कि पूरे प्रश्न आपके वहां से ही पूछे गए, वही प्रश्न है जो आपके सीईटी में पूछे गए थे। इसके बाद में गोडाउन के पूछते हैं कि गोडाउन कहाँ पर मिलता है, यानी कि कौन से अभयारण्य में मिलता है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिलता है। 31 दूना 62 यानी कि 3162 किलोमीटर में है, और ये जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। अगर गोडाउन राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो गोडाउन राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिलता है, तो इसका मतलब है दोनों, यानी कि गोडाउन राष्ट्रीय मरु उद्यान दोनों की स्थापना, जैसे गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया, और राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना 1981 में की गई। इस तरह से मैंने लिखा है हस्तलिखित, यानी कि मैंने समझाया वहां पर, ऐसा नहीं कि प्रश्न बना दिया, समझाने का तरीका आपको देखना है, किस तरह से आपको समझना है, किस तरह से आपको चूक नहीं होती। यही मेरी पीडीएफ की विशेषता है, न कि प्रश्न, क्योंकि प्रश्न तो आपको बहुत से टेलीग्राम मिल जाएंगे, व्हाट्सएप मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मेरे प्रश्नों की विशेषता यही है कि आपको समझाने की प्रक्रिया किस तरह से है। इसके बाद में आपकी बात करते हैं हरिवंश पुराण कुवेलमाला की रचना किस शासक के समय हुई, तो ये वत्सराज यानी प्रतियार शासक था वत्सराज के समय कुवेलमाला की रचना हुई थी। अगर कुवेलमाला की बात करें तो इसकी रचना उदयनारायण सूर्य ने की थी, जो आपके इसमें आता है। इसी तरह साहिबदीन चित्रकार, यानी कि साहिबदीन चित्रकार का संबंध किससे है, तो साहिबदीन चित्रकार का संबंध मेवाड़ से था। अब मेवाड़ से था तो इससे पहले आपके पूछा गया था कि कमला इलायची का संबंध किससे है, तो नाथद्वारा से है, यानी कि आपके वापस वो ट्रेंड आ चुका है, यानी कि आपके वापस विभिन्न चित्रशैलियों से संबंधित जो व्यक्ति है उनसे ही नाम पूछे जाने की संभावना है आपके भी। तो इस तरह से आपके वापस ये ट्रेंड चल रहा है कि किस चित्रशैली से कौन सा व्यक्ति संबंधित है। अगर साहिबदीन की बात करें तो जगत सिंह, यानी जैसे आपके यहाँ पर आया ना, आपके एक दो यानी कि एक ही पेपर में आपके एक ही समय से 3 क्वेश्चन उठ रहे हैं। जैसे आपके यहाँ पूछा गया था, जैसे चित्तौड़ की ओरी का संबंध किससे है, तो महाराणा जगत सिंह से, और यहाँ से पूछा गया साहिबदीन भी किससे संबंधित था, जगत सिंह, यानी जगत सिंह फर्स्ट के समय थे, और साहिबदीन के समय ही जगत सिंह ने सूरसागर का चित्रांकन किया था। यानी कि सूरसागर का चित्रांकन भी किसने किया था, साहिबदीन ने किया था। किसके समय किया था, जगत सिंह के समय किया था। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और जगत सिंह के समय एक और चित्रकार थे, उसका नाम था कौन था, मनोहर। इसी तरह आपको ध्यान रखना है बीकानेर,
बीकानेर की बात करें, बीकानेर में पीछे क्या है, नेर, क्या है पीछे, नेर, नेर से क्या बनता है, नूर, यानी कि नेर नूर। नूर मोहम्मद यहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था। इसी तरह आपके राम हनुमान अंगद, राम हनुमान अंगद, राम से रामलाल, हनुमान से हसन, अंगद से अली रजा, यानी कि रामलाल, हसन और अली रजा, ये त्रिगुट, यानी कि ये तीन व्यक्तियों का त्रिगुट किस चित्र से संबंधित था, तो बूंदी से संबंधित था। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो आपको मैंने बता दिए। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं आपके, उनको मैं हल करा दूंगा। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को करना है। बाकी जो मनोविज्ञान का जो वीडियो बनाया था मैंने कि आपको किस तरह से करना है, उसका वीडियो भी जल्दी ही मैं बना रहा हूँ ताकि आपके जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाए। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है आने वाले कुछ समय में, यानी कि आपको 15 से 20 घंटे या 10 से 15 घंटे जो भी आपको समय मिल रहा है वो आपको पढ़ना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।